एपिसोड 121 टू 130। अध्याय 121 दानव दमन स्मारक। न सिर्फ निंग हाओटियन बल्कि बाकी सभी लोग भी स्तब्ध रह गए। दिव्य मेरिडियन का होना स्वर्ग द्वारा कृपा प्राप्त एक भाग्यशाली व्यक्ति होने का प्रतीक था। सामान्य ज्ञान के अनुसार निंग हाओटियन की दिव्य मेरिडियन की प्रशंसा अंतहीन होनी चाहिए थी। हालांकि तियांदाओ संप्रदाय में निंग हाओटियन के सामने दिव्य मेरिडियन पर चर्चा करना वर्जित था। इसका कारण जाहिर है डिवाइन मेरिडियन को प्राप्त करने का अनुचित तरीका था। अब जियांग चेन ने सबके सामने इस तरह का सवाल पूछकर प्रतिबंध का उल्लंघन किया, जो स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक था। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि जियांग चेन ही वह व्यक्ति था जिसकी दिव्य नारी शक्ति छीन ली गई थी, और उनके चेहरे के भाव तुरंत अविश्वसनीय रूप से आकर्षक हो गए। साथ ही वे इस बात को लेकर उत्सुक थे कि जियांग चेन के शब्दों का क्या अर्थ था। डिवाइन मेरिडियन कैसे गायब हो सकती है? निंग हाओटियन का पीला पड़ा चेहरा देखकर वे समझ गए कि जियांग चेन के शब्द महज आकस्मिक टिप्पणी नहीं थे। तुमने मेरी दिव्य नारी को लूटा है, जो स्वर्गिक मार्ग के लिए असहनीय है। स्वर्ग भी इसे सहन नहीं कर सका, जिसके कारण तुम्हारी दिव्य नारी गायब हो गई, जबकि मेरी पुनः विकसित हुई और पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गई। जियांग चेन ने जोर से कहा। जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, ये निस्संदेह एक बम फोड़ने जैसा था और भीड़ में जबरदस्त उत्साह फैल गया। एल्डर याओ ने जियांग चेन को उत्साह से देखा और कहा, क्या ये सच है? हाँ, ये बहुत अच्छा है। इन शब्दों से एल्डर याओ को जियांग चेन की रक्षा करने का भरोसा मिला। इस समय हवा में मौजूद निंग हाओटियन ने अपने चेहरे के भावों को शांत करते हुए ठंडे लहजे में कहा, अपने अपराधों को छुपाने के लिए विषय मत बदलो। तुमने विद्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी की हत्या की है, जो अक्षम्य है और मृत्युदंड के योग्य है। लेकिन ये सुनकर जियांग चेन ने वास्तव में तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दिखाई। रुको। जियांग चेन ने पर्वत सुरक्षात्मक तंत्र की मरम्मत की और विद्यालय को आध्यात्मिक गोलियां भेंट की। उसके पुण्य उसके पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, और वह मृत्यु का पात्र नहीं है। एल्डर याओ ने जियांग चेन को ढाल बनाकर खड़ा कर दिया। उन्हें डर था कि निंग हाओटियन अचानक हमला कर सकता है। निंग हाओटियन ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, तो उसकी साधना को समाप्त कर दो और उसे विद्यालय से निकाल दो। हा 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 हा। इतनी कड़ी सजा सुनकर जियांग चेन खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, निंग हाओटियन, ओह निंग हाओटियन, तुम सचमुच पाखंडी हो। क्या तुम सिर्फ मेरी दिव्य नसों पर लालच नहीं कर रहे हो? मेरी साधना को खत्म करके और मुझे विद्यालय से निकालकर तुम मुझे आसानी से ब्लैक ड्रैगन सिटी ले जा सकते हो, है ना? बेशर्मीली। तियांदाओ संप्रदाय के उपप्रमुख के रूप में मैं निष्पक्ष रूप से मामलों को संभालता हूं और दुराचारियों को कड़ी सजा देता हूं। तुमने संप्रदाय के एक वरिष्ठ सदस्य की हत्या की। क्या ये हो सकता है कि मैंने इसे गढ़ा हो? निंग हाओटियन क्रोध से दहाड़ा और उसकी गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि लोगों के कान दहला देने लगे। तो फिर मुझे मार डालो, अभी इसी वक्त। जियांग चेन ने ये शब्द एक एक करके कहे। सभी लोग अचंभित थे, क्योंकि किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बाहरी तौर पर सभ्य दिखने वाला जियांग चेन इतना अडिग होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हिम्मत नहीं करूंगा? निंग हाओटियन के शरीर पर मौजूद ऊर्जा किसी भी क्षण फटने की कगार पर थी, मानो कोई ज्वालामुखी किसी भी क्षण फट सकता हो, जिससे लोग उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। क्या तुम्हारी हिम्मत है? जियांग चेन ने चुनौती दी। अगले कुछ सेकंड के लिए पूरा दृश्य एक विचित्र सन्नाटे में डूब गया। किसी ने कुछ नहीं कहा। चूंकि तियांदाओ संप्रदाय इस त्यागे हुए शिष्य को नहीं चाहता, इसलिए उसे मेरे ताई स्कूल में शामिल होने दो। गतिरोध के दौरान आकाश में अचानक कई शक्तिशाली ची प्रकट हुई, जो निंग हाओटियन के प्रकट होने की तरह ही स्वर्ग से नीचे उतरी। शाओ शाओ ने तुरंत इन लोगों को विभिन्न स्कूलों के उन प्रतिभाशाली छात्रों के रूप में पहचान लिया जिन्हें उसने पहले स्वागत कक्ष में देखा था। हे भगवान, ये तो ताई स्कूल के उप संप्रदाय प्रमुख टोंगटियन क्षेत्र के महाशक्तिशाली फैंग शाओयू हैं। वे तियांदाओ संप्रदाय में कैसे हो सकते हैं? और ये हैं फ्लोटिंग आइलैंड की महान बुजुर्ग यान किंगलिंग। जैसा कि किंवदंतियों में कहा जाता है, वे सचमुच 100 साल से अधिक उम्र की हैं, लेकिन 20 साल की युवती जैसी दिखती हैं। वे सभी अग्नि क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियां हैं। बाकी लोगों ने इन लोगों को तुरंत पहचान लिया और वे सभी बेहद उत्साहित थे, प्रशंसा और लालसा दोनों से भरे हुए थे। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि वे सभी जियांग चेन के लिए आए थे। ताई स्कूल के लोगों, आपका स्कूल प्रतिभाओं से भरा हुआ है, इसलिए उसे हमसे मत छीनिए। मैंने सुना है कि यह जियांग चेन तलवारबाजी का माहिर है, जो मेरे गुई तलवार संप्रदाय के लिए एकदम उपयुक्त है। नहीं, इस बच्चे में धार्मिक ऊर्जा है। मेरे तियानयुआन संप्रदाय में शामिल होना ही उसके लिए सबसे अच्छा होगा।
इन शक्तिशाली व्यक्तियों ने जियांग चेन को ऐसी उत्सुक निगाहों से देखा मानो वह कोई अनमोल खजाना हो। अभी अभी जियांग चेन के शब्दों ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। वरिष्ठों, क्या आप तियांदाओ संप्रदाय के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने आज तियांदाओ संप्रदाय की अपनी यात्रा के उद्देश्य पर विचार किया है? निंग हाओटिन बेहद नाराज थे और उनके शब्दों ने उन्हें काफी हद तक संयमित रहने पर मजबूर कर दिया। निंग हाओटिन, आपकी बातें गलत हैं। आप जियांग चेन को स्कूल से निकालना चाहते हैं और मैं चाहता हूं कि जियांग चेन ताई स्कूल में शामिल हो, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। ताई स्कूल के उप संप्रदाय प्रमुख फैंग शाओयू के सिर पर घने सफेद बाल थे, लेकिन वे देखने में बेहद आकर्षक थे और उनकी मुस्कान वसंत की हवा की तरह कोमल थी। उसे न केवल विद्यालय से निष्कासित करो बल्कि उसकी साधना भी समाप्त कर दो, निंग हाओटिन ने कहा। कोई बात नहीं। फैंग शाओयू को कोई आपत्ति नहीं थी और उन्होंने जियांग चेन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस समय ताई स्कूल तुम्हें एक सृजन गोली प्रदान करेगा जिससे तुम अपने क्षेत्र को बहाल कर सकोगे और सीधे दिव्य यात्रा क्षेत्र तक पहुंच सकोगे। सृजन की गोली। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं और वे ईर्ष्या भरी निगाहों से जियांग चेन को देखने लगे। वह एक स्पिरिट पिल थी जो केवल ताई स्कूल के लिए उपलब्ध थी, जो अग्नि क्षेत्र का एक सर्वोच्च खजाना था। इसके अलावा निंग हाओटिन और जियांग चेन ने मेरे फ्लोटिंग आइलैंड के शिष्य को भूमिगत शाही समाधि से सुरक्षित निकलने में मदद की। मैं इस बार उन्हें धन्यवाद देने आया हूं, न कि तियांदाओ संप्रदाय द्वारा अपने शिष्य को दी जा रही सजा में हस्तक्षेप करने। फ्लोटिंग आइलैंड की यान किंगलिंग मुस्कुराई। उसकी युवा और सुंदर उपस्थिति को देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि वह फायर डोमेन की शीर्ष शक्ति है। और मुझे याद है कि आपके तियांदाओ संप्रदाय के पूर्व नेता के पास दानव दमनकारी दिव्य पट्टिका नामक एक पत्थर की शिला थी, जो मृतकों की कब्र से प्राप्त की गई थी। अभी अभी आपने और तियांदाओ संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने जियांग चेन को कब्र लुटेरा कहा, लेकिन वास्तव में आप अपने ही गुरु को डांट रहे थे, यान किंगलिंग ने आगे कहा। पिछले संप्रदाय के नेता कम से कम सैकड़ों साल पहले थे, इसलिए वर्तमान शिष्यों का इस बारे में न जानना स्वाभाविक था। जो शिष्य अभी अभी जियांग चेन को डांटने का आनंद ले रहे थे, वे सभी हक्का बक्का रह गए और सोचने लगे कि काश वे खुद को एक थप्पड़ मार पाते। नहीं, मैंने अभी जियांग चेन को नहीं डांटा। अपने साथियों की इस खुशी को देखकर कुछ लोगों ने बहस करने की पूरी कोशिश की। वैसे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। जब शिष्य विद्यालय में अपराध करते हैं तो उन्हें आमतौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। तियांदाओ संप्रदाय के सभी बड़े बुजुर्ग उसे क्यों मारना चाहते हैं? एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत हैरान था और उसने हाथ के इशारे से एक ऐसे बुजुर्ग को अपने सामने पेश किया जिसने पहले जियांग चेन से निपटा था। मेरी आंखों में देखो। जब वह बोल रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बुजुर्ग ने अचेतन रूप से देखा और वह तुरंत असामान्य हो गया, वहां स्तब्ध खड़ा रहा। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने जियांग चेन को इसलिए मारा क्योंकि उसने स्कूल के नियमों का उल्लंघन किया था, या आपने सिर्फ मारने के लिए मारा? हत्या करने के लिए हत्या की गई। तियांदाओ संप्रदाय के प्रमुख ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया और उनके शब्दों ने तियांदाओ संप्रदाय के सभी शिष्यों का रंग बदल दिया। क्यों? बूढ़े आदमी ने फिर पूछा। पर्याप्त। निंग हाओटिन की दहाड़ से बुजुर्ग चौंक कर जाग गए। उन्होंने चारों ओर खाली निगाहों से देखा, हैरान होकर, मैंने अभी क्या कहा? कुछ नहीं। बूढ़े व्यक्ति ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और अर्थपूर्ण निगाहों से निंग हाओटिन को देखा। हालांकि एल्डर ने कारण नहीं बताया, लेकिन वहां मौजूद सभी लोग इसे अच्छी तरह जानते थे और वे सभी निंग हाओटिन की ओर देखने लगे। आप सभी क्या तियांदाओ संप्रदाय का विरोध करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपने आज तियांदाओ संप्रदाय की अपनी यात्रा के उद्देश्य पर विचार किया है? निंग हाओटिन गुस्से से आग बबूला हो गया, क्योंकि उसे पता था कि ये सभी लोग जियांग चेन का पक्ष ले रहे हैं। वह इसका कारण अच्छी तरह जानता था, क्योंकि जियांग चेन की दिव्य नाड़ी फिर से विकसित हो गई थी, जबकि उसकी अपनी दिव्य नाड़ी गायब हो रही थी। एक दिन जियांग चेन जरूर उससे आगे निकल जाएगा। आखिर किसने ये खबर लीक की? निंग हाओटिन ने मन ही मन प्रार्थना की, आशा करते हुए कि स्पिरिट पिल इन लोगों को रोक सकेगी। हालांकि एल्डर याओ ने उसे ऐसे देखा मानो वह कोई मूर्ख हो। विभिन्न स्कूलों के लोग स्पिरिट पिल्स के लिए आए, हिस्सा चाहते थे और वास्तव में उन्हें तियांदाओ संप्रदाय के रवैये पर विचार करना पड़ा। लेकिन समस्या ये थी कि स्पिरिट पिल्स जियांग चेन के हाथों से आई थीं। अगर वे जियांग चेन को अपने ही स्कूल में शामिल कर लेते हैं तो क्या उन्हें तियांदाओ संप्रदाय की प्रतिक्रिया पर भी विचार करने की आवश्यकता होगी? अध्याय 122 कोरी कल्पना। उपहास भरी निगाहों को देखकर निंग हाओटिन समझ गया।
हालांकि जियांग चेन का तियांदाओ संप्रदाय के साथ यह समझौता था कि औषधि का सूत्र लीक नहीं होगा, लेकिन यह इस आधार पर था कि जियांग चेन तियांदाओ संप्रदाय का शिष्य था। निंग हाओटियन को इस बात का बेहद अफसोस हुआ, उसे दिव्य मेरिडियन की लालसा नहीं करनी चाहिए थी और उसे जियांग चेन को मारकर सब कुछ खत्म कर देना चाहिए था। निंग हाओटियन, टोंगटियन क्षेत्र में पहुंचने पर आपको बधाई। यह अग्नि डोमेन के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन उप संप्रदाय नेता के रूप में सेवा करने के लिए आप अभी भी बहुत अपरिपक्व हैं। बिल्कुल सही, नियमों के बिना संप्रदाय एक दिशासूचक यंत्र के बिना वृत्त के समान है। संप्रदाय के उपनेता के रूप में आप एक बात कहते हैं तो वह एक होती है, दो बातें कहते हैं तो वह दो होती हैं। जियांग चेन अब तियांदाओ संप्रदाय का शिष्य नहीं है, इसलिए चलो ताई स्कूल चलते हैं। नहीं नहीं, गुएई तलवार संप्रदाय अधिक उपयुक्त है। जियांग चेन की प्रतिभा असाधारण है और उसे गुएई तलवार विद्या सिखाई जा सकती है। इन लोगों के सामने निंग हाओटियन सचमुच अपरिपक्व था, कुछ शब्द ही उसे अवाक करने के लिए काफी थे और वे जियांग चेन से मीठी मीठी बातें करने लगे। उनके द्वारा रखी गई शर्तों ने तियांदाओ संप्रदाय के उपस्थित शिष्यों को ईर्ष्या और जलन से भर दिया। उदाहरण के लिए गुएई स्वॉर्ड सेक्ट द्वारा उल्लिखित गुएई स्वॉर्ड दाओ गुएई स्वॉर्ड सेक्ट की नींव थी, जो दर्शाता है कि वे जियांग चेन को कितना महत्व देते थे। कुछ समय के लिए जियांग चेन की बहुत मांग होने लगी और जिन शिष्यों ने पहले उसका तिरस्कार और अपमान किया था, उन्हें बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। जियांग चेन भी काफी प्रभावित लग रही थी और सोच रही थी कि उसे किस स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। उनके बगल में बैठे एल्डर याओ बेहद चिंतित थे। एक बार जियांग चेन के खो जाने पर तियांदाओ संप्रदाय को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तभी अचानक अप्रत्याशित रूप से हवा का एक तेज झोंका आया, जो फ्लोइंग क्लाउड पीक पर इकट्ठा हो गया और आकाश में मौजूद सफेद बादल भी बिखर गए। ये जानकर सबका दिल कांप उठा कि यह एक अद्वितीय विशेषज्ञ के प्रकट होने का संकेत है। विभिन्न स्कूलों के लोग एक दूसरे को देखकर कुछ अनुमान लगाने लगे और गंभीर भाव प्रकट करने लगे। अचानक कहीं से एक सफेद रोशनी प्रकट हुई और जब वह चमक मिट गई तो सफेद वस्त्र पहने एक युवक प्रकट हुआ, जिसके काले बाल उसके कंधों पर लहरा रहे थे और उसका व्यवहार असाधारण था। सब लोग, क्या मेरे तियांदाओ संप्रदाय में आकर शिष्यों को छीनना थोड़ा अनुचित नहीं है? उसने अपने साफ सुथरे सफेद दांत दिखाए। उसकी आवाज किसी संगीत वाद्ययंत्र की तरह मधुर थी, जो कानों को बेहद सुहावनी लग रही थी। पंथ के नेता, तियांदाओ संप्रदाय के उपस्थित वरिष्ठों ने एक स्वर में जयकार की। शिष्यों की गति थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन उनकी आवाजें और भी अधिक उत्साहित थीं और कई शिष्य जमीन पर घुटने टेककर बैठ गए। वह सुंदर युवक तियांदाओ संप्रदाय का संप्रदाय प्रमुख सु शियुई था। जियांग चेन बेहद आश्चर्यचकित था। उसके सामने मौजूद इस सुरुचिपूर्ण युवक को एक ऐसे संप्रदाय के नेता के रूप में देखना मुश्किल था जो एक क्षेत्र पर शासन करता हो। टोंगटियन क्षेत्र के विशेषज्ञ न केवल हवा में खड़े हो सकते हैं, बल्कि अपने शरीर को फिर से जीवंत करके युवावस्था में लौट सकते हैं, जिसे अतिशयोक्ति के रूप में जाना जाता है। जियांग चेन ने मन ही मन सोचा। संप्रदाय नेता सु फैंग शाओयू और अन्य लोगों का रवैया निंग हाओटियन का सामना करते समय से बिल्कुल अलग था। उसमें जरा भी लापरवाही नहीं थी, बल्कि सम्मान का भाव था। सु शियुई ने उन सभी को देखा, उसकी आंखें एक एक करके उन्हें संकेत दे रही थीं। संप्रदाय प्रमुख सु, आपके तियांदाओ संप्रदाय ने जियांग चेन को निष्कासित कर दिया है और हम इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति को पतन की ओर जाते हुए नहीं देख सके। हमारा शिष्यों को छीनने का कोई इरादा नहीं था, फैंग शाओयू ने कहा। हाओटियन अभी अभी उप संप्रदाय प्रमुख बना है और उसके पास अनुभव की कमी है। तियांदाओ संप्रदाय स्वाभाविक रूप से जियांग चेन जैसे उत्कृष्ट शिष्य को नहीं छोड़ेगा, सु शियुई ने कहा। वह निंग हाओटियन से भी छोटा दिखता था, फिर भी वह एक बुजुर्ग की तरह व्यवहार करता था और किसी को भी यह अजीब नहीं लगा। क्या ऐसा है? लेकिन मुझे लगता है कि जियांग चेन कुछ कहना चाहता है। फैंग शाओयू ने हार नहीं मानी और जियांग चेन की ओर देखा। सु शियुई ने जियांग चेन की ओर देखा और सभी ने उसकी ओर देखा। असंख्य लोगों की निगाहों के सामने जियांग चेन ने अपनी छाती सीधी की और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। तियांदाओ संप्रदाय में अपने पहले दिन मुझे एक खलनायक ने परेशान किया और चिंतन करने के लिए मुझे घोस्ट मॉर्न क्लिफ में एकांतवास में भेज दिया गया। पूरे विद्यालय में किसी ने भी मेरा पक्ष नहीं लिया। पर्वत रक्षक तंत्र की मरम्मत करने के बाद ही मुझे एल्डर मोजू से मदद मिली और मेरी शिकायतें दूर हुईं। आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने के बाद से मुझे हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा और स्कूल को 3 औषधि फॉर्मूले भेंट किए। हालांकि तियानवांग शिखर के ली सोंग ने मुझसे पंगा लिया और स्वर्ग युद्ध में मारा गया।
उसकी बहन ली किन ने इसे स्वीकार नहीं किया और मेरे चिक्सियाओ शिखर पर हमला कर दिया, फिर भी किसी ने उसे नहीं रोका। यहाँ तक कि एल्डर आन ने भी ली किन की मदद की। इस समय एल्डर आन का चेहरा पीला पड़ गया और उन्होंने चुपके से सु शियुई की ओर देखा। सु शियुई ने ध्यान से सुना, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा था। अगर चिक्सियाओ शिखर पर मौजूद विशाल सुरक्षा घेरा न होता तो अब तक मेरा सिर धड़ से अलग हो चुका होता। उसके बाद लेकिन मेरे चिक्सियाओ शिखर के आसपास मंडराती रही, मुझे जान से मारने के इरादे से, फिर भी कोई भी उसे रोकने या समझाने के लिए आगे नहीं आया। अंत में ली किन ने मेरे 10,000 पहाड़ों में घुसपैठ की, मेरी मां को जान से मारने की कोशिश की, जिससे मेरी मां की जान को गंभीर खतरा हो गया, फिर भी कोई भी मेरे लिए आगे नहीं आया। लेकिन फ्लोइंग क्लाउड पीक पर आराम से स्वास्थ्य लाभ कर रही है, जबकि मेरी मां बिस्तर पर कष्ट झेल रही है। बड़े बुजुर्ग जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं और बड़े बुजुर्ग आन ने तो यहाँ तक धमकी दी है कि अगर मेरी माँ इस हालत में न होती तो वह अपने शिष्य के लिए बदला जरूर लेती। हा 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 हा, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी माँ किसी और के घर में घुसकर किसी को मार रही हो, जियांग चेन ने बेहद गुस्से में हंसते हुए कहा। उसका दुख और आक्रोश लोगों को भावुक कर रहा था। बुजुर्ग आन के चेहरे पर घबराहट के भाव थे, उन्हें तीव्र बेचैनी महसूस हो रही थी। आज मैं न्याय मांगने के लिए फ्लोइंग क्लाउड पीक आया था। फू यान ने मुझ पर हमला करने के लिए लोगों को भेजा और ये बुजुर्ग लोग छिपकर तमाशा देख रहे थे। मेरे जवाबी हमले के बाद उनमें से हर एक मेरी जान लेना चाहता था। निंग हाओटियन ने उप संप्रदाय नेता के रूप में अपनी स्थिति का फायदा उठाते हुए सही और गलत में भ्रमित होकर मेरी आध्यात्मिक कलाकृति को नष्ट कर दिया। भले ही तीसरी आध्यात्मिक कलाकृति शाही मकबरे से प्राप्त नहीं हुई थी, उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। तियानदाओ संप्रदाय के एक शिष्य के रूप में मुझे स्कूल से कोई स्नेह नहीं मिलता, मेरे साथ अलगाव का व्यवहार किया जाता है और यहाँ तक कि मेरे परिवार की सुरक्षा की भी गारंटी नहीं है। ऐसे विद्यालय में मैं अब और नहीं रहना चाहता। चाहे मेरी साधना को बाधित करो या मुझे विद्यालय से निकाल दो, बस आओ मुझसे मुकाबला करो। इस समय जियांग चेन के चेहरे पर दृढ़ संकल्प के भाव दिखाई दे रहे थे। फ्लोइंग क्लाउड पीक पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। विभिन्न स्कूलों के लोगों को भी यह उम्मीद नहीं थी कि जियांग चेन को इतने बड़े अन्याय का सामना करना पड़ेगा। अंतरात्मा से प्रेरित तियानदाओ संप्रदाय के शिष्यों ने शर्म से अपने सिर झुका लिए, उनके चेहरे शर्म से लाल हो गए। अंत में सभी ने सु शियुई की ओर देखा। तियानदाओ संप्रदाय के नेता के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सु शियुई कुछ नहीं बोला, इसके बजाय उसने एक विचित्र खजाना निकाला। केंद्र में एक बागुआ आकृति थी और बाहर के 8 कोने एक अबेकस की तरह दिखते थे, जिन पर क्रिस्टल जैसे साफ मोती जड़े थे, मानो वे जैद से बने हों। रूई अबेकस। इस खजाने को देखते ही तियानदाओ संप्रदाय के सभी सदस्यों के चेहरे बदल गए। उनमें से निंग हाओटियन और एल्डर आन के चेहरे पर सबसे अप्रिय भाव थे। रूई अबेकस में अतीत और भविष्य की गणना करने और दुनिया की सच्चाई को समझने की दिव्य क्षमता थी। संप्रदाय के नेता द्वारा इस वस्तु को बाहर निकालना इस बात का संकेत था कि वह पूरी तरह से जांच करने का इरादा रखता था। सु शियुई की आंखें थोड़ी बंद थीं, उसकी उंगलियां मोतियों को झटक रही थीं और लगातार रहस्यमय प्रतीक उभर रहे थे जिन्हें बाहरी लोग समझ नहीं सकते थे। काफी देर बाद सु शियुई ने रूई अबेकस को एक तरफ रख दिया, अपनी आंखें खोली और बिजली की तरह अपनी निगाहें वहां मौजूद हर बड़े और शिष्य पर घुमाईं, जिसमें निंग हाओटियन भी शामिल था। ऐसा तियानदाओ संप्रदाय मुझे निराश करता है, सु शियुई ने आह भरी। पंथ के नेता सभी बुजुर्ग भयभीत हो गए और उन्होंने अपने सिर नीचे झुका लिए। स्कूल के वरिष्ठों के रूप में आपको स्कूल के प्रत्येक शिष्य की रक्षा करनी चाहिए और उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। फिर भी आप शिष्यों के सामने आने वाले खतरों की अनदेखी करते हैं और यहाँ तक कि उन्हें सीधे मारने की कोशिश करते हैं। कितना बड़ा गौरव है। सु शियुई की निगाहें उन सभी बुजुर्गों पर पड़ी जिन्होंने अभी अभी जियांग चेन से निपटा था, जिनमें वे 5 लोग भी शामिल थे जिन्होंने ली किन की रक्षा की थी। पंथ के नेता, हमें क्षमा करें, वे चिल्लाए। सु शियुई ने अपना सिर हिलाया और हल्के से अपनी उंगली को झटका दिया। जियांग चेन के हमले से बच गए बुजुर्गों के शरीर तेजी से फैल गए, उनके शरीर के भीतर से प्रकाश निकलने लगा। जिस क्षण वे विघटित हुए, प्रकाश का विस्फोट हुआ जिसने उनके मांस और रक्त को चूर चूर कर दिया। इन बुजुर्गों का पुनर्तः सफाया हो गया, वे सचमुच बिना दफन स्थान के मर गए। अध्याय 123 खजाना। हॉल मास्टर डिंग बाय। उस व्यक्ति की हत्या करने के बाद सु शियुई ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया और आपराधिक कानून हॉल के हॉल मास्टर डिंग बाय को बुलाया। संप्रदाय नेता हॉल मास्टर डिंग बाय कांपते हुए दौड़े और सु शियुई के चेहरे की ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
आपके आपराधिक कानून विभाग के होते हुए भी स्कूल इतना अव्यवस्थित क्यों है और सही गलत में अंतर करने में असमर्थ क्यों है? सु शियुई ने पूछा। संप्रदाय नेता हॉल मास्टर डिंगबाई जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाए, उनके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। आप आपराधिक विधि संकाय के संकाय प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दीजिए, सु शियुई ने ठंडे स्वर में कहा। जी हाँ, हॉल मास्टर डिंगबाई को कोई आपत्ति नहीं थी। इसके तुरंत बाद सु शियुई ने एल्डर आन की ओर देखा और कहा, आन यू, आगे बढ़ो। एल्डर आन को इसका पूर्वाभास था, लेकिन फिर भी वह चौंक गए और सु शियुई के पास जाने के लिए खुद को तैयार किया। आपने अपने शिष्य को छूट दी और विद्यालय के नियमों की अवहेलना की, यह एक गुरु के रूप में आपके कर्तव्य का उल्लंघन है। इसके अलावा आपने और ली किन ने चिक्सियाओ शिखर पर हमला किया, यह एक वरिष्ठ के रूप में आपके कर्तव्य का उल्लंघन है, सु शियुई ने कहा। पंथ के नेता, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। ग्रैंड एल्डर बनने का आपका अनुरोध अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है और आपको हाफ एल्डर के पद पर पदावनत किया जाता है। इस अवधि के दौरान आपके प्रदर्शन का अवलोकन किया जाएगा, सु शियुई ने कहा। यह सुनकर कई लोगों के दिलों में उथल पुथल मच गई। ये सजा मामूली खरोंच से कहीं अधिक थी, यह एल्डर आन के लिए एक गंभीर आघात था। न केवल ग्रैंड एल्डर बनने की उनकी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं, बल्कि वे हाफ एल्डर भी बन गए, जिससे उनकी स्थिति में भारी गिरावट आए। आपराधिक विधि हॉल के हॉल मास्टर के हालिया प्रतिस्थापन के साथ सभी को पता था कि सु शियुई वास्तव में तियानदाओ संप्रदाय को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। लेकिन सु शियुई चिल्लाए। लेकिन चौंक गई, उसका शरीर कांपने लगा। जब सु शियुई ने अन्य लोगों के नाम पुकारे थे तो उसका लहजा शांत था, लेकिन उसका लहजा अलग था, क्योंकि दूसरों की तुलना में उसने जो अपराध किया था वह सबसे गंभीर था। तियानदाओ संप्रदाय के शिष्य के रूप में तुमने एक कनिष्ठ भाई के परिवार में घुसपैठ की और उसकी मां की हत्या करने का प्रयास किया। कानून को जानते हुए भी उसका उल्लंघन करना तुम्हारा जघन्य अपराध है। तुम्हें मौके पर ही मृत्युदंड दिया जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे अतीत के उत्कृष्ट कार्यों और प्राचीन सहस्राब्दी वृक्ष के मेरे उपहार को देखते हुए मेरा वृक्ष कहाँ है? सु शियुई बोल ही रहे थे कि अचानक उनकी नजर एक जलकर राख हो चुके जिंकरो के पेड़ पर पड़ी। वे स्तब्ध रह गए, फिर उन्होंने जियांग चेन की ओर देखा, उनकी आंखों में थोड़ी सी नाराजगी भी झलक रही थी। तुरंत ही सु शियुई रुक गई, फिर सख्ती से बोली, अब मैं तुम्हारी साधना शक्ति को नष्ट कर दूंगी और तुम्हें तियानदाओ संप्रदाय से निष्कासित कर दूंगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया और ली किन निराशा से भरे चेहरे के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसके पास कोई दिव्य मेरिडियन नहीं थी और अपंग होने के बाद ताई स्कूल ने उसे सृजन की गोली नहीं दी। पंथ के मुखिया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ली किन की प्रतिभा असाधारण है, वह एक दुर्लभ प्रतिभावान है। एल्डर आन घबरा गए और जल्दी से आगे बढ़कर उसके लिए विनती करने लगे। जी हाँ, संप्रदाय प्रमुख, कृपया पुनर्विचार करें। ये सजा बहुत कठोर है। ली किन को तियानदाओ संप्रदाय द्वारा अनगिनत संसाधनों से प्रशिक्षित किया गया था, ये बहुत बड़ी बर्बादी है। न केवल एल्डर, बल्कि कई अन्य एल्डर्स ने भी अपनी बात रखी। तुम्हारे रवैये की वजह से ही एक के बाद एक प्रतिभाशाली शिष्य अहंकारी, अभिमानी और अविवेकी हो जाते हैं। यह कोई वरदान नहीं है। प्रतिभा महत्वपूर्ण है, लेकिन विद्यालय के नियम उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। सु शियुई ने अपना मन बना लिया था और वह इसे बदलने को तैयार नहीं थी, जब तक कि एक व्यक्ति ने बोलना शुरू नहीं किया। पंथ के नेता, उसे अपंग मत करो। जियांग चेन ने बोलना शुरू किया, जिससे असंख्य लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उन्होंने उसे फिर से कहते सुना, मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। मैं खुद उसे मारना चाहता हूँ। इतनी गहरी नफरत के साथ जियांग चेन किसी और को ये काम करने देने को तैयार नहीं था। ओह, सु शियुई ने जियांग चेन से कभी बात नहीं की थी, यहाँ तक कि जियांग चेन के अभी अभी लगाए गए आरोप के बाद भी उसने सीधे अपना अबैकस गणना यंत्र निकाल लिया था। इस समय उसने जियांग चेन का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अगर वह कोई साधारण शिष्य होती तो मैं अपना निर्णय नहीं बदलता, लेकिन उसने आपके रिश्तेदार को मारने की कोशिश की है, इसलिए अंतिम निर्णय आपका ही होगा। अतः ली किन को फ्लोइंग क्लाउड पीक पर कैद किया जाएगा, जहां वह जियांग चेन के साथ जीवन मरण की लड़ाई का सामना करेगी। पंथ प्रमुख, युद्ध कब होगा और युद्ध के बाद क्या होगा? यदि ली किन जीत जाता है तो क्या होगा? एल्डर आन ने चिंता से पूछा। सु शियुई ने कुछ नहीं कहा, वह जियांग चेन को देखती रही। अब से 3 महीने बाद अगर मैं हार जाता हूं तो मैं उससे किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, जियांग चेन ने ठंडे लहजे में कहा। बहुत बढ़िया, बुजुर्ग आन ने तुरंत सहमति जताई।
ली किन को उम्मीद की किरण नजर आने लगी, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जियांग चेन इतनी मूर्ख हो सकती है। वह स्वर्गीय रैंकिंग में 10वें स्थान पर थी, दिव्य यात्रा क्षेत्र की पूर्णता की प्रारंभिक अवस्था में थी, जबकि जियांग चेन केवल जुयुआन क्षेत्र की शिखर अंतिम अवस्था में था। 3 महीने बाद की तो बात ही छोड़िए, 1 साल बाद भी कोई उम्मीद नहीं होगी। सु शियुई इतनी कम समय सीमा देखकर चौंक गई, लेकिन जियांग चेन पहले ही बोल चुका था, इसलिए उसने ली किन के मामले पर आगे चर्चा नहीं की। अंत में उसने अपनी निगाहें निंग हाओटियन की ओर घुमाई। इस क्षण सभी ने अपनी सांसें रोक लीं। सब कुछ, पूरी की पूरी चीज निंग हाओटियन और जियांग चेन से उत्पन्न हुई। बाकी सभी को कड़ी सजा मिल चुकी थी, तो निंग हाओटियन का क्या होगा? हाओटियन, सु शियुई का लहजा न तो गर्मजोशी भरा था और न ही ठंडा, जिससे ये समझना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने धीरे धीरे कहा, आपके गुरु ने कहा था कि आप परिपक्व और स्थिर हैं, बड़ी जिम्मेदारियों को संभालने में सक्षम हैं, इसलिए मैंने आपको उपसंप्रदाय प्रमुख बनने की अनुमति दी थी। अब ऐसा लगता है कि आप सार्वजनिक और निजी मामलों में उलझ गए हैं और उतावले हैं। अब से उपसंप्रदाय प्रमुख का पद त्याग दें। भीड़ में से एक बार फिर सिसकी की आवाज गूंजी। निंग हाओटियन कुछ ही समय के लिए उपसंप्रदाय नेता रहे थे, स्कूल के भीतर इसकी आधिकारिक घोषणा भी नहीं की गई थी, और उनकी भावनाओं पर जरा भी विचार किए बिना उन्हें सीधे बर्खास्त कर दिया गया था। हाँ, निंग हाओटियन भावहीन था, उसने केवल एक शब्द कहा। उसके दिल में जरा भी शांति नहीं थी, घृणा उग्र रूप से उबल रही थी। अगर जियांग चेन ने अपनी दिव्य नाड़ी के गायब होने का खुलासा न किया होता और उसकी अपनी दिव्य नाड़ी फिर से विकसित हो गई होती, तो ऐसी घटना कभी नहीं घटित होती। हालांकि उसके दिल में चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न हो, उसने तियानदाओ संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने या सु शियुई के प्रति असंतोष रखने की हिम्मत नहीं की। तियानदाओ संप्रदाय इतना शक्तिशाली था कि उसकी वर्तमान क्षमता उसे चुनौती नहीं दे सकती थी। बेशक वह तियानदाओ संप्रदाय छोड़कर किसी अन्य विद्यालय में शामिल हो सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं करेगा, और इसका कारण जियांग चेन के कारण से अलग था। ब्लैक ड्रैगन सिटी और 10,000 माउंटेन्स दोनों कैंग्युआन प्रांत में थे, जो पूरे फायर डोमेन की तुलना में तियानदाओ संप्रदाय के सबसे करीब का क्षेत्र था। यदि वह किसी अन्य विद्यालय में जाता है और जियांग चेन तियानदाओ संप्रदाय में शक्ति प्राप्त कर लेता है, तो वह तुरंत शक्तिशाली साधकों के एक बड़े समूह को लोगों को बचाने के लिए ब्लैक ड्रैगन सिटी ला सकता है। इसके अलावा आपका तियानवांग शिखर ही परेशानी का कारण है। ली सोंग की मृत्यु और ली किन की लापरवाही, ये सब तियानवांग शिखर से ही जुड़े हैं। आपको इसे पूरी तरह से सुधारना होगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो इसे बंद कर दीजिए, सु शियुई ने आगे कहा। हाँ, इसके बाद सु शियुई ने अंततः जियांग चेन से कहा, तुम तियानदाओ संप्रदाय के शिष्य हो, तियानदाओ संप्रदाय के बच्चे हो। तुमने कुछ कष्ट सहे हैं, लेकिन अंधकार के पीछे सूर्य का प्रकाश है, सब कुछ बीत जाएगा। जियांग चेन ने सिर हिलाया। संप्रदाय के नेता ने जो किया था उसके बारे में उसके पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। हालांकि जियांग चेन को कुछ सूझा। उसने निंग हाओटियन को ध्यान से देखते हुए कहा, पंत प्रमुख, निंग हाओटियन ने मेरे 3 खजाने नष्ट कर दिए हैं। सु शियुई के कुछ बोलने से पहले ही निंग हाओटियन ने उदासीनता से कहा, बस अपनी कीमत बता दो। पंत प्रमुख, पत्थर की मूर्ति और गहन अग्निदीपक मुझे भूमिगत शाही समाधि से प्राप्त हुए थे, मुझे उनकी श्रेणी का पता नहीं है। और मेरी छोटी पुस्तिका अब आध्यात्मिक कलाकृति नहीं, बल्कि एक अनमोल कलाकृति है। जियांग चेन ने कहा, खजाने की कलाकृति? तुमने खजाने की कलाकृति कहा? तुम कितने बेशर्म हो सकते हो। निंग हाओटियन का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने झुंझलाहट में गाली दी। आध्यात्मिक कलाकृतियां प्रथम से 9वें स्तर तक की होती हैं। 9वें स्तर के ऊपर खजाने से संबंधित कलाकृतियां हैं। उपरोक्त खजाने से संबंधित कलाकृतियां जादुई कलाकृतियां, अमर कलाकृतियां और दिव्य कलाकृतियां हैं। किसी अनमोल कलाकृति का मूल्य अतुलनीय होता है, जो किसी आध्यात्मिक कलाकृति के मूल्य से कहीं अधिक होता है। निंग हाओटियन उसे दर्जनों, यहां तक कि सैकड़ों 9वें स्तर की आध्यात्मिक कलाकृतियों से क्षतिपूर्ति कर सकता था, लेकिन वह एक भी खजाना कलाकृति पेश नहीं कर सका। उन्हें यह भी विश्वास नहीं था कि जियांग चेन के पास कोई खजाना कलाकृति है। उन्हें लगता था कि वह संप्रदाय के नेता का फायदा उठाकर उनसे पैसे ऐंठ रहा है। जियांग चेन चुपचाप सु शियुई के बोलने का इंतजार करता रहा। सु शियुई ने एक बार फिर अपना अबैकस निकाला, अपनी आंखें थोड़ी बंद करके मोतियों को घुमाते हुए। ऐसा लग रहा था मानो वह वास्तव में 8 भागों वाले स्वर्गीय ड्रैगन के मूल्य की गणना कर रहा हो। यह एक अनमोल कलाकृति है। निंग हाओटियन की तनावपूर्ण निगाहों के नीचे सु शियुई ने ऐसे शब्द कहे जिससे उनके चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए।
हालांकि इसके बाद कहे गए शब्दों ने निंग हाओटियन को निराशा में डुबो दिया। न केवल छोटी पुस्तिका बल्कि पत्थर की मूर्ति और गहन अग्नि दीपक भी सभी अनमोल कलाकृतियां हैं। निंग हाओटियन सदमे से लगभग आसमान से गिर ही गया था। लेखक का नोट, आज के तीनों अपडेट पूरे हो गए हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मेरे दो दोस्तों वुल्फ तियान्या और को उनके पुरस्कारों के लिए धन्यवाद। जिन दोस्तों ने अभी तक इसे पसंदीदा में नहीं जोड़ा है, कृपया पसंदीदा बटन पर क्लिक करना न भूलें। अध्याय 124 स्वर्ण कवच ड्रैगन गार्ड। अभी अभी सभी ने देखा कि खजाने की कलाकृतियां कितनी शक्तिशाली थीं। जनरल स्टोन स्टैच्यू अजेय था, जो आसानी से डिवाइन ट्रैवल रियल्म के विशेषज्ञों को मार गिराता था। कॉस्मोस प्रोफाउंड फायर लैंप में आकाश को भस्म करने की शक्ति थी। और 8 डिवीजनों वाला स्वर्गीय ड्रैगन, कहने की जरूरत नहीं है, 11 डिवाइन ट्रैवल रियल्म के विशेषज्ञों से मुकाबला करता था और उन्हें निर्णायक रूप से हरा देता था। ऐसे सर्वोच्च खजाने बेहद मूल्यवान थे। जब निंग हाओटियन प्रकट हुए तो वे एक दिव्य देवता की तरह उतरे, राजसी और विस्मयकारी। एक ही हथेली से पत्थर की मूर्ति को चकनाचूर कर दिया, श्वनवो लालटेन को कुचल दिया और 8 भागों वाले स्वर्गीय ड्रैगन को निष्क्रिय कर दिया। ये सब भी सभी ने देखा। इस समय निंग हाओटियन के गंभीर चेहरे को देखकर कई लोगों को लगा कि यह काफी नाटकीय था। संप्रदाय के नेता सू के शब्द स्वाभाविक रूप से सत्य थे और किसी ने भी उन पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए निंग हाओटियन केवल क्षतिपूर्ति ही कर सकता था। जियांग चेन, तुम्हें कितना मुआवजा चाहिए? निंग हाओटियन ने ठंडे स्वर में पूछा। 30 मिलियन निम्न श्रेणी के मूल पत्थर। जियांग चेन ने न तो स्पिरिट पिल्स, न ही पर्पल गोल्ड और न ही तियांदाओ संप्रदाय से योगदान अंक मांगे, बल्कि ओरिजिन स्टोन मांगे, जो महाद्वीप की सबसे मूल्यवान मुद्रा है। उत्पत्ति के पत्थर सोने से भी अधिक महंगे थे। क्योंकि उनका मूल्य बहुत अधिक था, इसलिए वे न केवल निर्माण के लिए ऊर्जा के रूप में काम कर सकते थे बल्कि विभिन्न अन्य पहलुओं में भी उपयोग किए जा सकते थे। उदाहरण के लिए, यदि किसी आध्यात्मिक कलाकृति की शक्ति समाप्त हो जाती है तो उत्पत्ति पत्थर उसे तुरंत पुनः भर सकते हैं। उत्पत्ति पत्थर कठपुतलियों और यांत्रिक जानवरों के लिए ऊर्जा का सबसे आम स्रोत भी थे। इनका उपयोग कल्टीवेशन फॉर्मेशन स्थापित करने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे लोग इसके भीतर कल्टीवेट कर सकें और तेजी से प्रगति कर सकें। इसी मांग के कारण ओरिजिन स्टोन्स का मूल्य साल दर साल बढ़ता गया। सभी प्रमुख शक्तियों के सबसे बड़े भंडार ओरिजिन स्टोन थे। एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर ओरिजिन स्टोन्स का उपभोग भयावह होगा। एक बार जब किसी का क्षेत्र एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो साधकों के लिए सोने और चांदी का आकर्षण बहुत कम या न के बराबर रह जाता है। मुद्रा संबंधी सभी लेनदेन उत्पत्ति पत्थरों या आत्मा की गोलियों का उपयोग करके किए जाते थे। जब जियांग चेन ने 30 मिलियन ओरिजिन स्टोन की मांग की तो कई शिष्य चौंक गए। हालांकि उपस्थित प्रभावशाली व्यक्तियों ने इस पर सावधानीपूर्वक विचार किया और महसूस किया कि यह मुआवजा उचित था। हालांकि निंग हाओटियन ऐसा नहीं सोचते थे। वह अब टोंगटियन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे और कई चीजें कर सकते थे, लेकिन 30 मिलियन ओरिजिन स्टोन बनाने के लिए उन्हें आधे साल तक अथक परिश्रम करना पड़ता। ये तो बहुत ज्यादा है। निंग हाओटियन का पहले वाला अहंकार गायब हो गया और वह जियांग चेन के साथ मोलभाव करना चाहता था। या तो ब्लैक ड्रैगन सिटी मेरे पिता को रिहा करे, अन्यथा चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है, जियांग चेन ने आगे कहा। इस बयान से माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। पंत प्रमुख, ब्लैक ड्रैगन सिटी ने मेरी दिव्य नारी छीन ली और मेरे पिता को दबा दिया, यह असहनीय है। जियांग चेन ने तियांदाओ संप्रदाय की मदद से अपने पिता को बचाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाने का इरादा किया। संप्रदाय के नेता सू चुपचाप विचारमग्न रहे। जब वे कुछ नहीं बोलते थे तो उनके चेहरे से कोई कुछ भी नहीं समझ पाता था। यह असंभव है। तुम्हारे पिता ने ब्लैक ड्रैगन सिटी को 30 मिलियन निम्न श्रेणी के ओरिजिन स्टोन से कहीं अधिक नुकसान पहुंचाया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने गोल्डन आर्मर ड्रैगन गार्ड्स के प्रमुख शाही राजवंश के जनरल जू जिंगटियन को गंभीर रूप से घायल कर दिया, उनका दाहिना हाथ काट दिया और उन्हें ब्लैक ड्रैगन एबिस में कैद कर दिया। ये सिर्फ मेरे निंग परिवार का फैसला नहीं है। निंग हाओटियन ने अंततः चतुराई दिखाते हुए महान जिया राजवंश का जिक्र किया। 30 मिलियन निम्न श्रेणी के मूल पत्थर। इसके अलावा मैं जियांग चेन को एक बार उसके पिता से मिलने के लिए ब्लैक ड्रैगन एबिस ले जाऊंगा। तैयारियां कर लो, संप्रदाय प्रमुख सू ने कहा। हाँ, निंग हाओटियन ने उत्तर दिया। जियांग चेन निराशा से मुंह फुला लिया, लेकिन अपने पिता को देखने की उम्मीद से उसे राहत मिली। पंत प्रमुख, 30 मिलियन उत्पत्ति पत्थर एक बड़ी राशि है और इसे तुरंत उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसे इकट्ठा करने में 3 महीने लगेंगे, निंग हाओटियन ने आगे कहा। जैसे ही उसने ये कहा, सभी लोग उसका इरादा समझ गए।
3 महीने बाद जियांग चेन को ली किन से लड़ना था। ये कहने की जरूरत नहीं है कि यह जानलेवा लड़ाई होगी। यदि जियांग चेन युद्ध में मारा जाता तो मुआवजे की राशि स्वाभाविक रूप से भुला दी जाती। ठीक है, जियांग चेन ने हालांकि परवाह नहीं की और तुरंत सहमति दे दी। ठीक है, सब लोग आप और एल्डर याओ स्पिरिट पिल्स के बारे में चर्चा जारी रखें। संप्रदाय के नेता सू ने फैंग शाओयू और अन्य लोगों की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। आज अन्य स्कूलों के इन लोगों की उपस्थिति के कारण ही संप्रदाय प्रमुख सू तियानदाओ संप्रदाय को सुधारने के लिए इतने दृढ़ संकल्पित थे। निंग हाओटियन गलत था, उसने न केवल जियांग चेन को उसकी दिव्य मेरिडियन से वंचित किया, बल्कि तियानदाओ संप्रदाय के भीतर जियांग चेन के खिलाफ उसकी सभी दमनकारी कार्रवाइयां सम्मानजनक नहीं थीं। हालांकि निंग हाओटियन के पास अपार शक्ति थी और किसी ने भी उसकी आलोचना करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उन्होंने जियांग चेन का उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण क्षमता के लिए उपहास किया। यदि आज स्कूल के इन प्रतिनिधियों के सामने इस मामले को अनुचित तरीके से निपटाया गया तो तियानदाओ संप्रदाय की प्रतिष्ठा न केवल बुरी तरह गिरेगी बल्कि स्कूल के भीतर अस्वस्थ प्रवृत्तियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे ली किन जैसे और भी शिष्य स्कूल के नियमों की अवहेलना करने और अपने गुरु पर भरोसा करते हुए तथा एक प्रतिभाशाली शिष्य होने का दिखावा करते हुए लापरवाही से काम करने लगेंगे। संप्रदाय प्रमुख सू ने त्वरित और निर्णायक कार्रवाई से स्थिति को संभाल लिया है। मैं वास्तव में प्रभावित हूं, वे वाकई एक योग्य संप्रदाय प्रमुख है, फैंग शाओयू ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा। संप्रदाय के नेता सू के पास दूरदृष्टि और रणनीति की अद्भुत क्षमता है, उनके नेतृत्व में तियानदाओ संप्रदाय निश्चित रूप से उज्ज्वल होगा। इन तारीफों को सुनकर संप्रदाय के नेता सू ने कोई दिखावा नहीं किया और दिल खोलकर हंसते हुए कहा, हा, आप सबकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं आपके साथ आगे नहीं चलूंगा। इसके साथ ही वह और जियांग चेन हवा में गायब हो गए और कोई निशान नहीं छोड़ा। इस दृश्य को देखकर फैंग शाओयू और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। वे ये भी पता नहीं लगा पाए कि संप्रदाय प्रमुख सू किस दिशा में गए। तभी उन्हें तियानदाओ संप्रदाय के इस संप्रदाय प्रमुख के प्रति सच्ची श्रद्धा का एहसास हुआ। जियांग चेन को अपनी आंखों के सामने बस एक धुंधलापन सा महसूस हुआ, फिर उसने खुद को वापस चिक्सियाओ चोटी पर पाया। मुझे अपनी मां से मिलवाओ, संप्रदाय के नेता सू ने कहा। इस प्रकार जियांग चेन संप्रदाय के नेता को उनके कमरे में ले गया। जुएर बिस्तर के पास खड़ी थी और उन दोनों को अंदर आते देख उसने चुप रहने का इशारा किया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सू शियुई, जो देखने में जियांग चेन के समान उम्र की लगती थी, तियानदाओ संप्रदाय की नेता होगी। गाओ यू गहरी नींद में सो रही थी और जियांग चेन को इस बात की चिंता थी कि उसकी मां के चेहरे पर शांति का कोई भाव नहीं था, बल्कि वह कभी कभी दर्द भरी, गुस्से वाली अभिव्यक्ति प्रकट करती थी। संप्रदाय के नेता सू ने गाओ युए को देखा, फिर अचानक एक जैब की बोतल निकाली, उसका ढक्कन खोला और गाओ युए के होठों पर एक बूंद डाली। ओस जैसी एक बूंद गाओ यू के मुंह पर गिरी और तुरंत ही उसमें समा गई। तुरंत ही गाओ यू के शरीर में एक चमत्कारी परिवर्तन हुआ। उसके सफेद बाल वापस काले हो गए, उसकी मुरझाई हुई त्वचा में फिर से जान आ गई, वह जवान हो गई और उसके चेहरे की झुर्रियां एक एक करके गायब हो गईं। कुछ ही समय में गाओ यू की वृद्धावस्था पूरी तरह गायब हो गई और वह पहले से भी अधिक युवा हो गई। गाओ यू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अपना हाथ आगे उठाया और बुदबुदाई, क्या मैं सपना देख रही हूं? यह उसका सार है जिसे मैंने कई सौ वर्षों में एकत्रित किया है। इसने तुम्हारी माता के शरीर को यौवन प्रदान किया है और उनकी आयु बढ़ा दी है, संप्रदाय के नेता सू ने कहा। धन्यवाद सर्वोच्च संप्रदाय प्रमुख। जियांग चेन बेहद खुश था, यहां तक कि निंग हाओटियन को पहले कष्ट देने से भी ज्यादा खुश था। लेकिन तुम्हारी मां के जहर का असर बढ़ता जा रहा है। हर गुजरता दिन दूसरों के लिए 10 दिनों से ज्यादा के बराबर है। 10 साल से भी कम समय में उनमें बुढ़ापे के लक्षण फिर से दिखने लगेंगे, संप्रदाय प्रमुख सू ने कहा। 10 साल, बस बहुत हो गया। जियांग चेन का मनोबल बढ़ा। वह बिस्तर के पास बैठ गया, गाओ युए का हाथ पकड़े हुए बोला, मां, स्वर्ग से लेकर पीले झरनों तक मैं अवश्य ही औषधि ढूंढ लाऊंगा। अगर यह सपना है तो मैं उम्मीद करती हूं कि मैं कभी जागूं नहीं। गाओ यू को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसके शरीर में हो रहे बदलावों ने उसके दिमाग को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। जियांग चेन, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। संप्रदाय प्रमुख सू ने मां और बेटे के बीच के उस भावपूर्ण दृश्य को देखा, कुछ पल के लिए सोच में डूबे रहे, फिर अचानक मुड़कर कमरे से बाहर चले गए और एक टिप्पणी छोड़ गए। जियांग चेन ने जुएर को गाओ युए का अच्छे से ख्याल रखने का इशारा किया, फिर बाहर चली गई और उसने देखा कि संप्रदाय का नेता थोड़ी ही दूर एक खुले मैदान में खड़ा है।
जियांग चेन, मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी दिव्य मध्याह्न रेखा किस दिव्य मध्याह्न रेखा से पुनः प्राध्याय 125 बलवानों का हृदय। जियांग चेन का दिल घबरा गया। आज वह खतरे को सुरक्षा में बदलने में इसलिए कामयाब रहा क्योंकि उसने ये खुलासा कर दिया था कि निंग हाओटियन की दिव्य नारी गायब हो रही थी जबकि उसकी अपनी दिव्य नारी ठीक हो रही थी। इससे पहले वह जानबूझकर अस्पष्ट बातें कह रहा था। उसने कहा था कि उसकी दिव्य मेरिडियन ठीक हो गई है, लेकिन उसने ये खुलासा नहीं किया कि कितने स्ट्रैंड ठीक हुए हैं या ये पूरी तरह से ठीक हो गई है या नहीं। लेकिन सू शियुई कौन थी? उसने स्वाभाविक रूप से जियांग चेन की छोटी सी चाल को भांप लिया। चौथा वाला, जियांग चेन ने कहा। सू शियुई ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, आपकी दिव्य नारी में कुल 9 धाराएं हैं। ये दिव्य नारियों में सर्वश्रेष्ठ है, 9 स्वर्गों की दिव्य नारी है। जियांग चेन को आश्चर्य नहीं हुआ। वह लंबे समय से जानता था कि दिव्य नारी एक सामान्य शब्द है जो विशेष रूप से दिव्य प्रभाव वाली नारियों को संदर्भित करता है, जो केवल कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों के पास होती हैं। इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है और इनके गुण भी अलग अलग होते हैं। अब भी जियांग चेन को दिव्य मध्याह्न रेखा की सहायता प्राप्त होने के बावजूद केवल अपूर्ण या बल्कि विलक्षण ही प्राप्त हुए थे। जब सभी दिव्य मध्याह्न रेखाएं पूरी तरह से बहाल हो जाएंगी और वास्तव में एक पूर्ण 9 स्वर्ग दिव्य मध्याह्न रेखा बन जाएगी, तभी वह अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में होगा। निंग हाओटियन की दिव्य नारी के गायब होने से पहले संपूर्ण 9 स्वर्ग दिव्य नारी की सहायता से वह सीधे दिव्य यात्रा क्षेत्र के अंतिम चरण के शिखर पर पहुंच गया और फिर अपनी दिव्य कला के माध्यम से टोंटियन क्षेत्र में पहुंच गया। यह एक आध्यात्मिक गोली है। मैं इसे तुम्हें प्रदान करता हूं। एक ही बार में दिव्य यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करो। ली किन के साथ तुम्हारे निर्णायक युद्ध के बाद यदि तुम जीवित रहे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलने के लिए ब्लैक ड्रैगन रसातल ले जाऊंगा। सू शियुई ने एक अंडे के आकार की स्पिरिट पिल निकाली। यह अंडाकार हल्के पीले रंग की थी, लेकिन इसकी सतह बहुत चिकनी थी जिसमें कोई खामी नहीं थी। गुरु आपका धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। जियांग चेन ने विनम्रता नहीं दिखाए और स्पिरिट पिल ले ली। इन 3 महीनों के दौरान चिक्सियाओ पीक पर आपको कोई परेशान नहीं करेगा। सू शियुई ने ये वाक्य कहा और बिना किसी चेतावनी के वह उस स्थान से गायब हो गया, मानो हवा का एक झोंका गुजर गया हो और कोई निशान नहीं छोड़ा हो। कितनी गहन साधना है, जियांग चेन ने मन ही मन सोचा। उसी समय फ्लोइंग क्लाउड पीक के लोग निंग हाओटियन और विभिन्न स्कूलों के शक्तिशाली लोगों के साथ चले गए और आसपास के शिष्य भी तितर बितर हो गए। ली किन ने तबाह हो चुके फ्लोइंग क्लाउड पीक को देखा। उसका दिल खून से लथपथ था, वह पूरी तरह से निराश थी। ली किन एल्डर एन उसके बगल में उतरा और उसे प्रोत्साहित करते हुए बोला, जियांग चेन की आज की महिमा उसकी दिव्य नारी के कारण है। एक बार जब तुम उसे मार दोगी तो ये सब एक स्वप्न बुलबुले की तरह होगा जिसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये सुनकर ली किन के पीले पड़े चेहरे में कुछ सुधार आया। वह जुयुआन क्षेत्र में है, अपने से उच्च स्तर के लोगों को चुनौती दे रहा है और हमेशा जीत रहा है। वह शायद 3 महीने में दिव्य यात्रा क्षेत्र तक पहुंचने और फिर तुम्हें, जो प्रारंभिक अवस्था की पूर्णता पर हो, मार डालने की सोच रहा होगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि दिव्य यात्रा क्षेत्र जुयुआन क्षेत्र से बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है, एल्डर आन ने आगे कहा। ली किन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई जो उसके गुरु के शब्दों से सहमति दर्शाती थी। और साथ ही एल्डर एन ने सावधानीपूर्वक चारों ओर देखा और कहा, निंग हाओटियन ने अभी अभी मुझे दिव्य चेतना के माध्यम से बताया है कि वह आपको स्वर्ण पंखों वाले महान पेंग ईगल की एक दिव्य हड्डी उधार देगा। वास्तव में ली किन बेहद खुश थी, उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। सुनहरे पंखों वाला विशाल पेंगबाज एक प्राचीन क्रूर जानवर था। किंवदंती के अनुसार यह अपने पंखों की एक ही फड़फड़ाहट से 90,000 मील की उड़ान भर सकता था। एक अकेली दिव्य हड्डी में इस क्रूर राक्षस की शक्ति का रहस्य छिपा था। यदि वह इसे समझ पाती तो यह उसके लिए बहुत लाभदायक होता, क्योंकि उसकी मार्शल आर्ट में वायु को नियंत्रित करने की विशेषज्ञता थी। ऐसा लगता है कि निंग हाओटियन नहीं चाहता कि जियांग चेन जीवित रहे। बेशक ब्लैक ड्रैगन सिटी ही वह जगह है जो सबसे ज्यादा जियांग चेन की मौत चाहती है। अल्पविराम 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 अल्पविराम। मेंग हाओ और वेनशिन चिक्सियाओ चोटी पर लौट आए। जियांग चेन को ठीक देखकर उन्होंने चैन की सांस ली। आज का दिन बहुत खतरनाक था, जरा सी भी गलती से आपकी जान जा सकती थी, वेनशिन ने कहा। हाँ, इसके बारे में सोचना अब भी बेहद खतरनाक लगता है, मेंग हाओ ने बचे हुए डर के साथ कहा, मानो आज का दिन एक सपना ही था। आज के दिन से मैं सचमुच मजबूत हो गया हूँ। जियांग चेन ने कुछ ऐसा कहा जिससे वे सब हैरान रह गए। उनकी निगाहों के सामने जियांग चेन ने धीरे से कहा, पहले मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही थीं,
और कई कारणों से मैं बंधा हुआ था, जिससे मैंने बहुत सारी ऊर्जा को रोक रखा था। लेकिन आज, कई वरिष्ठों की घेराबंदी का सामना करते हुए, मैंने मृत्यु में जीवन पाया, अपने शत्रुओं का निर्दयतापूर्वक संहार किया, जिसने मुझे मुक्त किया और मुझे एक शक्तिशाली साधक का हृदय प्रदान किया। अब से जो भी मुझे नष्ट करने की कोशिश करेगा, मैं निश्चित रूप से उसे खत्म कर दूंगा। ये कहते समय जियांग चेन बहुत शांत दिखाई दिए। उन्होंने कोई बड़ी घोषणा नहीं की और उनके लहजे में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया। हालांकि वेन शिन और मेंग हाओ दोनों ने जियांग चेन से निकलने वाले जबरदस्त भय को महसूस किया। तलवार जैसी भौहों के नीचे उसकी गहरी आंखें तेज रोशनी से चमक रही थीं, मानो वह दुनिया पर नीचे की ओर देख रही हो। अचानक मेंग हाओ को कुछ याद आया और उसने एक छोटी पुस्तिका निकाली और उसे सौंप दी। अभी अभी वेन शिन और मैंने खोजबीन की। पत्थर की मूर्ति अनगिनत छोटे छोटे टूटे हुए पत्थरों में बदल गई और कमल के आकार के दीपक की बाती छूते ही चकनाचूर हो गई। केवल ये छोटी सी पुस्तिका ही हल्की रोशनी बिखेर रही थी। ओह, सु शियुई जियांग चेन को वापस ले आई थी, इसलिए वह 8 डिवीजनों वाले स्वर्गीय ड्रैगन के बारे में लगभग भूल ही गया था। मैं पूछता हूँ, तुम जो जुयुआन क्षेत्र के साधक हो, एक टोंगटियन क्षेत्र के साधक से कैसे भिड़ गए? पुस्तिका लेते ही जियांग चेन के मन में किंग मो की आवाज सुनाई देने लगी। तुम मरे नहीं। जियांग चेन थोड़ा हैरान हुआ। उसने गौर से देखा और समझा कि क्या हुआ था। पुस्तिका में कुल 8 पृष्ठ थे, जिनमें से 7 पृष्ठ खाली थे। किंग मो, जो स्वर्ग विभाजन समूह का सदस्य था, पहले पृष्ठ पर था। निंग हाओटियन की उंगली की रोशनी पुस्तिका के पिछले हिस्से पर पड़ी और लगातार 7 पन्नों को चीरती हुई आगे बढ़ी। जब ये किंग मो के पन्ने तक पहुंची तो इसकी शक्ति निष्क्रिय हो गई और किंग मो बाल बाल मौत से बच गया। हालांकि जिस पहले पृष्ठ पर किंग मो निवास करता था, उस पर काफी प्रभाव पड़ा और अब उसे खजाने की कलाकृति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अन्यथा, यदि जियांग चेन अन्य 7 पृष्ठों को बदल देता, तो वह एक बार फिर 8 डिवीजनों वाले स्वर्गीय ड्रैगन का उपयोग कर सकता था। धीरे धीरे ठीक हो जाओ। जियांग चेन ने पुस्तिका को एक तरफ रख दिया, फैन तू को चिक्सियाओ शिखर की देखरेख करने का निर्देश दिया और फिर दिव्य यात्रा क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए एकांत साधना शुरू कर दी। और आज जो घटनाएं घटी, विभिन्न विद्यालयों की उपस्थिति के कारण, वे कुछ ही दिनों में पूरे अग्नि क्षेत्र में फैल गईं। जियांग चेन और निंग हाओटियन के बीच संघर्ष की तुलना में लोग जियांग चेन और ली किन के बीच निर्णायक युद्ध को लेकर अधिक चिंतित थे। ली किन शायद कोई असाधारण प्रतिभाशाली नहीं थीं, लेकिन वह अपेक्षाकृत प्रसिद्ध प्रतिभाशाली थीं। स्वर्गीय रैंकिंग में 10वां स्थान, शिन्हुओ रैंकिंग में 81वां स्थान। इन 2 उपलब्धियों से ही उन्हें पहचान मिलने लगी थी। अब जुयुआन क्षेत्र के साधक द्वारा चुनौती दिए जाने और वह भी जीवन मरण की चुनौती होने से काफी जिज्ञासा उत्पन्न हुई। इसलिए कुछ लोगों ने द्वंद्वयुद्ध के दिन तियानदाओ संप्रदाय में एक साथ जाकर रोमांच देखने का सुझाव दिया। कई लोगों ने इस सुझाव पर सहमति जताई और अब ये तियानदाओ संप्रदाय पर निर्भर था कि वह बाहरी लोगों के लिए अपने द्वार खोलेगा या नहीं। कुछ समय बाद ही तियानदाओ संप्रदाय ने अपना रुख स्पष्ट किया। द्वंद्वयुद्ध के दिन तियानदाओ संप्रदाय हमेशा की तरह खुला रहेगा और सभी का स्वागत करेगा, बशर्ते वे वहां उपद्रव करने के लिए न आए हों। इस पर शिन्हुओ रैंकिंग की युवा प्रतिभाएं सबसे अधिक उत्साहित थीं और उन्होंने उस दिन युद्ध देखने के लिए तियानदाओ संप्रदाय में आने का इरादा किया था। कुछ लोगों ने तो इस बात पर निजी तौर पर शर्त भी लगानी शुरू कर दी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तियानदाओ संप्रदाय के भीतर भी लोग इस पर बड़े उत्साह से चर्चा कर रहे थे। जियांग चेन की उम्मीदें कमजोर लग रही थीं, लेकिन चुनौती उसी ने दी थी और ये देखते हुए कि उसके पास एक दिव्य नाड़ी थी। जब तक वह दिव्य यात्रा क्षेत्र तक पहुंच सकता था, तब तक उम्मीद बाकी थी। हालांकि आंतरिक संप्रदाय के 1000 से अधिक शिष्य थे, जिनमें से अधिकांश जुयुआन क्षेत्र में थे। दिव्य यात्रा क्षेत्र सर्वोत्कृष्ट लोगों के लिए था और वहां पहुंचना इतना आसान नहीं था। कई लोग स्पिरिट पिल लेने के बावजूद भी डिवाइन ट्रैवल दायरे में प्रवेश करने में असफल रहे, क्योंकि दिव्य यात्रा क्षेत्र साधकों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक बात तो यह है कि जुयुआन क्षेत्र के साधकों की, चाहे वे कितनी भी कठिन साधना करें, जीवनकाल आम लोगों के समान ही होता है, बस उनमें बीमारी होने की संभावना कम होती है। लेकिन दिव्य यात्रा क्षेत्र में पहुंचने पर उनकी आयु अवधि बढ़ जाएगी। सिर्फ यही बात लोगों को पागल करने के लिए काफी थी। दिव्य यात्रा क्षेत्र की शक्ति का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। एक दिन तियानदाओ संप्रदाय के शिष्यों ने अचानक चिक्सियाओ शिखर से प्रकाश का एक स्तंभ ऊपर की ओर उठता हुआ देखा, जो सीधे बादलों तक पहुंच रहा था। उस क्षण पूरा स्कूल हिल गया। यह दिव्य यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने का संकेत था और 3 महीने की समय सीमा का केवल आधा समय ही बीत चुका था।
लेखक का नोट, मेरे सभी भाइयों और बहनों, आपके समर्थन और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के नए अपडेट की रिक्वेस्ट मुझे दिख रही है। आपको पसंद आने वाला कंटेंट लिखने से मुझे बहुत खुशी तो हो रही है, लेकिन साथ ही थोड़ी चिंता भी है। हमारी क्रिएशन वेबसाइट का नियम है कि नई किताब के प्रकाशन के दौरान हम दिन में सिर्फ 2 या 3 अपडेट ही दे सकते हैं। इसलिए मैं हर दिन दोपहर में एक बार, शाम को एक बार और रात को एक बार अपडेट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। सच में, दिन में सिर्फ एक अपडेट देना मुमकिन नहीं है। अध्याय 126 हवा की अवधारणा। दिव्य यात्रा क्षेत्र। यह एक ऐसा मुकाम था जहां तक पहुंचने का सपना हर मार्शल आर्टिस्ट देखता था, फिर भी अनगिनत लोग अपना पूरा जीवन इसे हासिल करने में असमर्थ रहकर बिता देते थे। जियांग चेन ने 20 साल की उम्र से भी कम उम्र में ये कारनामा कर दिखाया और निंग हाओटियन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिव्य यात्रा क्षेत्र में प्रवेश करने पर व्यक्ति असाधारण शक्ति प्राप्त कर सकता है। ची संघनन क्षेत्र की सच्ची ची और जुयुआन क्षेत्र की सच्ची युआन के विपरीत, दिव्य यात्रा क्षेत्र केवल शक्ति की प्रकृति में अंतर नहीं था, बल्कि एक महान परिवर्तन था। दिव्य यात्रा क्षेत्र के रहस्यों को मार्शल आर्ट या आध्यात्मिक कलाकृतियों के साथ मिलाकर कोई व्यक्ति उन चीजों को हासिल कर सकता है जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर ली किन को ही ले लीजिए, लंबे झंडे के साथ उड़ने की उनकी क्षमता सामान्य ज्ञान के विपरीत थी। जुयुआन क्षेत्र में रहने वाले लोग उसकी निगाहों के सामने मात्र चींटियों के समान थे। ली किन ने मार्शल आर्ट, आध्यात्मिक कलाकृतियों और दिव्य यात्रा क्षेत्र की शक्ति के संयोजन से ऐसी दिव्य क्षमता प्राप्त की। किसी विद्यालय में दिव्य यात्रा क्षेत्र के शिष्य का उदय होना एक बड़ा आनंदमय अवसर था, विशेषकर जियांग चेन जैसे युवा शिष्य का। यदि विशेष परिस्थितियां न होती तो चिक्सियाओ पीक बहुत पहले से ही बुजुर्गों से भरा होता और वहां निरंतर बधाइयां मिलती रहती। फ्लोइंग क्लाउड पीक पर दिव्य अस्थि का अध्ययन कर रही ली किन ने चिक्सियाओ पीक से आने वाली रोशनी को भी देखा और उसके चेहरे पर निराशा के भाव दिखाई दिए। लेकिन ये कुछ भी नहीं है। तुरंत ही ली किन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए अपनी नजर अपने हाथ में मौजूद दिव्य हड्डी पर डाली और कहा, दिव्य हड्डी की मदद से मेरी स्वर्गीय पवन पंख कला में काफी सुधार हुआ है और मेरी पवन शक्ति और भी अधिक बढ़ गई है। वह खुद को दिलासा नहीं दे रही थी, उससे एक मजबूत आत्मविश्वास झलक रहा था। चिक्सियाओ शिखर पर वापस। वेनशिन, मेंग हाओ, फैंतु, गाओयू, जियांग लू और अन्य सभी जियांग चेन के कमरे के बाहर जमा थे। उनके चेहरे उत्साह और खुशी से भरे हुए थे। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। नानफेंग रिज में एक और दिव्य यात्रा क्षेत्र है, ये निश्चित रूप से बहुत समृद्ध होगा। जियांग चेन अपने पिता से भी कहीं अधिक उत्कृष्ट है। असीमित भविष्य, बिल्कुल असीमित भविष्य। वेनशिन ने उत्साहित जियांग परिवार के सदस्यों को देखा और प्यार से मुस्कुराए। 10,000 पहाड़ों से आने वाले वे लोग दिव्य यात्रा क्षेत्र से इतने प्रभावित हुए थे। अगर जियांग चेन टोंगटिन क्षेत्र का सदस्य बन जाता तो कौन जानता कि यह कैसा होगा। साथ ही उसे बहुत ईर्ष्या भी हो रही थी। जियांग चेन ने पीछे से आकर उससे पहले दिव्य यात्रा क्षेत्र में प्रवेश कर लिया था, जिससे उसके दिल में बेचैनी पैदा हो रही थी। लेकिन उसमें आगे बढ़ने का आत्मविश्वास नहीं था, उसका संचय पर्याप्त नहीं था और लंबे समय तक तैयारी के बाद भी वह कोई बड़ा उछाल हासिल नहीं कर सकी। अचानक अंदर से दरवाजा खुला और ढीले सफेद चोगे में लिपटी जियांग चेन बाहर निकली। उसके व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। वो स्वतंत्र और सहज था, फिर भी उसमें एक हल्की तीखी धार थी, मानो उसका पूरा अस्तित्व एक कोकून से बाहर निकला हो। जैसे जैसे वह चलता गया, उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा और रक्त एक क्रूर जानवर की तरह शक्तिशाली रूप से प्रवाहित होने लगा। वेनशिन और मेंग हाओ दोनों को लगा कि जियांग चेन उन्हें सिर्फ एक हाथ से मार सकता है। सभी लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर जयकारे लगाते हुए उन्होंने जियांग चेन को घेर लिया। इसके बाद चिक्सियाओ पीक पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। जियांग चेन ने शिखर पर मौजूद सभी लोगों को पुरस्कृत किया, जिनमें नौकर और दासियां भी शामिल थीं। हालांकि उत्सव के बाद भी कोई भी ली किन को नहीं भूला, जो एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। वेनशिन ने इस दौरान ली किन के बारे में एकत्रित की गई सभी जानकारी दी। ली किन की मार्शल आर्ट तलवारों, लट्ठों, मुट्ठियों या हथेलियों पर आधारित नहीं है, बल्कि वह गति तकनीकों के माध्यम से इसमें प्रवेश करती है, वायु शक्ति को समझती है और फिर उसी वायु शक्ति का उपयोग अपनी मार्शल आर्ट को संचालित करने के लिए करती है। इसका अर्थ है कि उसकी विशेषता अत्यंत तीव्र गति और तीक्ष्ण, घातक आक्रमण है, लेकिन उसकी कमजोरी अपर्याप्त रक्षा है, वेनशिन ने कहा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उसका बचाव अपर्याप्त है? फैन तू ने उत्सुकता से पूछा। आप एक साथ दोनों चीजें नहीं पा सकते का सिद्धांत लागू होता है। आक्रमण और बचाव में अनिवार्य रूप से संतुलन बनाना पड़ता है।
जियान चेन ने भौहें चढ़ाईं, तथाकथित पवन इरादे को मार्शल आर्ट कहा जा सकता है या नहीं। इससे अन्य मार्शल आर्ट विकसित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई तलवारबाजी की तकनीक हवा पर सवार होती है, तो साधक को न केवल पर्याप्त तलवार अवधारणा की आवश्यकता होगी, बल्कि उसे उस तलवारबाजी की तकनीक की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली पवन भावना को भी समझना होगा। यदि पवन ऊर्जा निर्धारित सीमा से कहीं अधिक हो, तो तलवार चलाने की तकनीक की शक्ति आश्चर्यजनक होगी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि पवन इरादे ने तलवार की अवधारणा को जन्म दिया, या उन्होंने एक दूसरे के साथ सहयोग किया। तलवार साधना करने वाले साधक कमोबेश तलवार तकनीक की मांगों को पूरा करने के लिए एक निश्चित वायु इरादे को अनजाने में समझ लेते थे, लेकिन मुख्य ध्यान अभी भी तलवार की अवधारणा पर ही रहता था। हालांकि राज्य में सुधार होने के बाद ये स्थिति बदल जाएगी, क्योंकि शक्तिशाली योद्धाओं के संपर्क में आने वाली मार्शल आर्ट, चाहे वह तलवार हो या ब्लेड, पहले से ही भयानक विनाशकारी शक्ति रखती थी, और पवन इरादे जैसी अवधारणा मार्शल आर्ट के लिए आवश्यकताएं उत्तरोत्तर उच्च होती गईं। हवा के अलावा धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी जैसी अवधारणात्मक मार्शल आर्ट भी थीं। लेकिन मुख्य रूप से अवधारणात्मक मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करता था, और उसकी पवन शक्ति को कम नहीं आंका जाना चाहिए। उसके पास एक लंबा बैनर भी है, जिसका इस्तेमाल वह अपने हमलों के साथ करती है। मुझे लगता है कि उसके सभी डिवाइन एपर्चर गति पर केंद्रित हैं। गाओयू ने यह भी कहा, दिव्य द्वार ही दिव्य यात्रा क्षेत्र की शक्ति का कारण थे। मेरिडियन के विभिन्न भागों में एक छिद्र संघनित हो जाएगा, और जब सच्चा युवान उसमें से प्रवाहित होगा, तो वह दिव्य युवान में परिवर्तित हो जाएगा। दिव्य युवान एक अत्यंत रहस्यमय शक्ति थी, ये कल्पना के साथ लगातार बदलती रहती थी, और मार्शल आर्ट के साथ मिलकर यह उन्हें दिव्य क्षमता जैसे प्रभाव प्रदान करती थी। मेरिडियनों में दिव्य छिद्रों को संघनित करना आसान काम नहीं था। दिव्य यात्रा क्षेत्र का साधना लक्ष्य दिव्य छिद्रों पर केंद्रित नहीं था, बल्कि भौतिक शरीर और आत्मा पर केंद्रित था। लेकिन लंबे समय से दिव्य यात्रा क्षेत्र में है, और उसके भौतिक शरीर में खुले दिव्य छिद्र निश्चित रूप से तुमसे कहीं अधिक हैं। यही कारण है कि अन्य लोग मानते हैं कि तुम जीत नहीं सकते, तुम्हारे पास केवल 1.5 महीना बचा है, वेन शिन ने कहा। 1.5 महीना काफी है, जियांग चेन ने आत्मविश्वास से कहा। वेन शिन ने एक पल सोचा, फिर कहा, एक और मुद्दा है जो सबसे ज्यादा परेशानी वाला है, और आपको इसे हल करना होगा। क्या? उसके शब्दों ने जियांग चेन समेत वहां मौजूद सभी लोगों की जिज्ञासा जगा दी। वह उड़ सकती है। एक लंबा झंडा लिए वह हवा में स्वतंत्र रूप से उड़ती है। अगर आप उससे उड़ने वाले जहाज पर लड़ते हैं, तो यह समुद्र में पानी के नीचे रहने वाले याओ राक्षस से लड़ने जैसा है। यह आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जब वेन शिन ने ये कहा, तो अन्य लोगों को उस दिन चिक्सियाओ शिखर पर हमला करते समय लिकिन का प्रदर्शन याद आ गया। वो वास्तव में सीधे उड़कर गई थी। लंबे बैनर को प्रतिबंधित करना भी असंभव है, वह उसकी आध्यात्मिक कलाकृति है, वेन शिन ने जोर देकर कहा। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं, तो लिकिन का स्वर्गीय रैंकिंग में 10वां स्थान और शिन्हुओ रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान पाना वाकई ये दर्शाता है कि उसमें कुछ कौशल है, मेंग हाओ ने आह भरी। जियांग चेन ने 3 अनमोल कलाकृतियां खो दी थीं। अगर वह अपनी असली क्षमताओं के साथ लड़ता, तो ये कहना मुश्किल था कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। अभी भी 1.5 महीना बाकी है, जो मेरे लिए तैयारी करने और एक एक करके समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त समय है। जब सभी लोग असमंजस में थे, जियांग चेन ने रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मानो वेन शिन द्वारा बताई गई कठिनाइयां उल्लेख करने लायक ही न हो। सबसे पहले, मेरे लिए कलाकृति के पैटर्न बनाने के लिए सामग्री खरीदने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स कौन जाएगा? अगर मेरी तलवार की जल्द मरम्मत नहीं हुई तो वह काम नहीं करेगी। तो फिर डिवाइन एपर्चर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास 4 डिवाइन एपर्चर हैं, और डिवाइन एपर्चर को संघनित करना बहुत तेज है। उड़ने की बात करें तो उसने कोई रहस्यमय साधना तकनीक हासिल कर ली होगी, जो उसके आध्यात्मिक उपकरण और पवन शक्ति के साथ मिलकर उसे ऐसा करने में सक्षम बनाती है। मेरे लिए यह इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जियांग चेन के 3 वाक्यों ने सबके दिलों से एक बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। हालांकि जियांग चेन ने कोई आधार नहीं बताया, लेकिन उनके पिछले प्रदर्शन के आधार पर उनके शब्द ही सबसे बड़ा आधार थे। बूम! अचानक चिक्सियाओ पीक में जोरदार कंपन हुआ, और हवा से उठने वाली झटकेदार तरंगें एक तूफान में बदल गईं जो बाहर से अंदर की ओर आए, मेज कुर्सियों को उलट दिया और फर्श पर पड़े चीनी मिट्टी के बर्तनों को चकनाचूर कर दिया। क्या हो रहा है? अब चिक्सियाओ चोटी पर हमला करने की हिम्मत कौन कर रहा है? सभी चौंक गए और तुरंत जांच करने के लिए बाहर गए। उन्होंने देखा कि एक पारदर्शी पवन ड्रैगन हवा में उड़ रहा था और फॉर्मेशन से टकरा गया।
हालांकि फॉर्मेशन ने उसे तुरंत कुचल दिया, लेकिन इसने काफी हलचल मचा दी। ये पवन ड्रैगन क्या है? ये किसकी आक्रमण विधि है? क्या ये ली किन की है? मेंग हाओ ने हैरानी से पूछा। असंभव, वह तो फ्लोइंग क्लाउड पीक में कैद है और उससे बाहर जाने की इजाजत नहीं है। वह हमारे चिक्सियाओ पीक से इतनी दूर है, वह हमला कैसे कर सकती है? वेन शिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि ली किन में इतनी महान क्षमता है। जियांग चेन ने अपना सिर हिलाया, फ्लोइंग क्लाउड पीक की ओर देखा और कहा, नहीं, ये वह है। उसके पास ब्रेक थ्रू है और वह यहाँ दिखावा करने आए है। जियांग चेन, मैंने पवन आशय को और अधिक समझ लिया है और पवन के मार्ग में आधा प्रवेश कर लिया है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ली किन के शब्द हवा के एक झोंके के साथ हजारों मीटर दूर तक फैल गए, ठीक वैसे ही जैसे अभी अभी पवन ड्रैगन ने उड़ान भरी थी, और चिक्सियाओ शिखर पर गूंज उठे। इस समय वेन शिन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने जियांग चेन की ओर देखा और पाया कि उसके चेहरे पर भी गंभीर भाव थे। अध्याय 127 तलवार दाओ उत्तराधिकारी। ये शब्द न केवल चिक्सियाओ शिखर के लोगों ने सुने, बल्कि आसपास के शिखरों के शिष्यों ने भी सुने। ये खबर स्कूल में तेजी से फैल गई। जियांग चेन दिव्य यात्रा क्षेत्र का विशेषज्ञ बन गया और ली किन ने उसका अनुसरण करते हुए पवन लघु दाव में आधा प्रवेश कर लिया। इस सदमे के बाद लोगों को पछतावा हुआ। जी हाँ, ये पछतावा ही था। जियांग चेन की क्षेत्र में सफलता असीम रूप से शानदार थी और उनका भविष्य असीमित था, लेकिन दुर्भाग्य से 1.5 महीने में उनकी मृत्यु हो जाएगी। यह एक स्पष्ट तथ्य था। दोनों के बीच शक्ति का अंतर पहले से ही बहुत अधिक था। लोगों को जियांग चेन से यह उम्मीद थी कि दिव्य यात्रा क्षेत्र का विशेषज्ञ बनने के बाद ही वह ली किन का मुकाबला कर पाएगा। हालांकि इसकी संभावना अभी भी बहुत कम थी, लगभग न के बराबर। उस समय ली किन की उपलब्धि कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। वायु अवधारणा और सच्ची मार्शल आर्ट में श्रेष्ठता और हीनता का भेद होता है। उदाहरण के लिए विंड पॉइंट, विंड इंटेंट और विंड डाओ। बात सिर्फ इतनी है कि ये तीनों नाम सुनने में अच्छे नहीं लगते और ये अवधारणात्मक मार्शल आर्ट हैं, जिससे पहले दो के बीच अंतर को प्रदर्शित करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनका उपयोग नहीं किया जाता है। केवल विंड दाव ही अलग है। पवन लघु दाव, तलवार दाव की तरह, जिसे जियांग चेन ने अभी तक पूरी तरह से नहीं सीखा है, व्यक्ति की शक्ति को बहुत बढ़ा देता है। इस नाजुक मोड़ पर मिली सफलता वास्तव में काफी नाटकीय थी। जियांग चेन वाकई दयनीय है। उसने बहुत कठिनाइयों के बाद आखिरकार अपनी किस्मत पलटी, लेकिन उसे ऐसे अंत का सामना करना पड़ा। उसने खुद ही यह मुसीबत मोल ली थी। अगर उसने आवाज नहीं उठाई होती तो ली किन की साधना शक्ति नष्ट हो जाती और उसे विद्यालय से निष्कासित कर दिया जाता। ये सच है, अगर जियांग चेन की इस वजह से मौत हो जाती है तो वह शायद अग्नि क्षेत्र में सबसे बड़ा उपहास का पात्र बन जाएगा। आपको क्या लगता है जियांग चेन क्या सोच रहा था? क्या ऐसा हो सकता है कि डिवाइन ट्रैवल रियल्म के विशेषज्ञों को एक खजाने की कलाकृति से मारकर वह इतना आत्मविश्वासी हो गया हो कि उसे लगा हो कि उसकी अपनी ताकत भी डिवाइन ट्रैवल रियल्म के विशेषज्ञों का मुकाबला कर सकती है? कौन जानता है। विद्यालय में शिष्यों ने जोशपूर्वक चर्चा की, कुछ ने खुशी जताई तो कुछ ने खेद व्यक्त किया और सहानुभूति व्यक्त की। तियानवांग शिखर पर निंग हाओ टिन, जो इन दिनों अपनी अमर गुफा में बंद था, को इस खबर का पता चला और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। जियांग चेन, ओह जियांग चेन, भले ही मेरे शरीर से दिव्य मेरिडियन पूरी तरह से गायब न हुई हो, लेकिन आज मेरे पास जो शक्ति है उससे मैं तुम्हें आसानी से नष्ट कर सकता हूँ। उसने प्राचीन क्रूर जानवर की दिव्य अस्थि ली किन को दे दी थी और उसे इतनी बड़ी सहायता की उम्मीद नहीं थी। चूंकि वह खुद इस स्थिति से गुजर चुका था, इसलिए वह जियांग चेन के सामने मौजूद संकट को सबसे अच्छी तरह समझता था। इतना ही नहीं, ली किन पहले से ही स्वर्गीय रैंकिंग में 9वें स्थान पर पहुंचने के लिए शक्ति संचय कर रहा था, और अब इस तरह की महान सफलता के साथ जियांग चेन को मारना उसके लिए हाथ पलटने जितना आसान होगा। निंग हाओटियन को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि जियांग चेन ने खुद यह अवसर प्रदान किया। चिक्सियाओ शिखर पर जियांग चेन ने अपने आसपास के लोगों की चिंतित निगाहों का सामना गंभीर भाव से किया। हालांकि वह अभी अभी दिव्य यात्रा क्षेत्र का विशेषज्ञ बना था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से समझता था कि ली किन की सफलता कितनी जबरदस्त थी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी पूरी ताकत से आखिरी दम तक लड़ूंगा। जैसा कि जियांग चेन ने पहले वेन शिन और मेंग हाओ से कहा था, अब वह पीछे नहीं हटेगा और आसानी से डरने वाला नहीं है। उसकी युद्ध क्षमता कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। अगले दिनों में जियांग चेन ने चिक्सियाओ तलवार की मरम्मत की, 8 डिवीजनों के स्वर्गीय ड्रैगन के लिए पहले इस्तेमाल किए गए कलाकृति पैटर्न को वापस लौटा दिया और इसे तीसरे स्तर की आध्यात्मिक कलाकृति में बदल दिया।
शिक्ष्याओ तलवार, जो तलवार आत्मा को जन्म देने में सक्षम थी, साधारण खजाने की कलाकृतियों से कहीं ऊपर की एक सर्वोच्च खजाने की कलाकृति थी। हालांकि अब यह एक आध्यात्मिक कलाकृति के स्तर तक गिर चुका था और इसके कलाकृति पैटर्न भी 7वें स्तर की आध्यात्मिक कलाकृति के स्तर तक खराब हो गए थे। इसके अलावा जियांग चेन ने दिव्य छिद्रों को संघनित किया और अपनी सारी वास्तविक ऊर्जा को रूपांतरित कर दिया। जियांग चेन को जल्द ही पता चल गया कि यह जितना सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन था। एक दिव्य छिद्र की कीमत ने लगभग उसकी सारी ऊर्जा, रक्त, आंतरिक अंगों, अस्थि मज्जा और मस्तिष्क को निचोड़ लिया था। कंडेंसिंग ए डिवाइन एपर्चर को पढ़ने के बाद व्यक्ति को ऐसा महसूस होता था मानो वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। ये भी सौभाग्य की बात थी कि जियांग चेन तियानदाओ संप्रदाय में धनी था, जिससे उसने बड़ी मात्रा में स्पिरिट पिल्स या जानवरों का मांस और रक्त और क्रूर जानवरों की हड्डियों से बना सूप खरीदा। एक दिव्य छिद्र को सफलतापूर्वक संघनित करने के बाद जियांग चेन ने अपने रंग रूप को सुधारने के लिए जमकर पूरक आहार लिया। दिव्य छिद्र धारण किए हुए जियांग चेन ने तुरंत दिव्य यात्रा क्षेत्र की शक्ति का अनुभव किया। उनकी वास्तविक ऊर्जा लगातार दिव्य ऊर्जा में परिवर्तित होती रही। उसका शरीर भयंकर रूप से जलती हुई भट्टी जैसा था और जब उसमें विस्फोट हुआ तो वह बेहद भयावह था। दुर्भाग्यवश केवल एक ही दिव्य छिद्र है। यदि सभी सच्ची ची को यहां से रूपांतरित किया जाए तो इसकी दक्षता बहुत धीमी होती है। दिव्य ऊर्जा स्थायी नहीं होती। दिव्य छिद्र से गुजरने के बाद ये वापस वास्तविक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब दिव्य छिद्रों की संख्या 39 तक पहुंचकर एक चक्र बनाती है, तभी व्यक्ति को स्थायी रूप से दिव्य ची की शक्ति प्राप्त होगी। यद्यपि ये केवल एक ही है, लेकिन इसकी खपत कम नहीं है। पहले जब तक मैं साधना करता था, मेरा शरीर स्वतः ही आध्यात्मिक ऊर्जा की पूर्ति प्राप्त कर लेता था, लेकिन अब मुझे अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रतिदिन 15 मिनट तक अतिरिक्त आध्यात्मिक ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ता है। बेशक आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करना पूरी तरह से आवश्यक नहीं है। स्पिरिट पिल्स या याओ बीस्ट का मांस और रक्त भी इसकी पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन को हराने के लिए मुझे 2 दिव्य छिद्रों को संघनित करना होगा। सौभाग्य से मेरे पास 4 दिव्य मेरिडियन हैं, इसलिए मैं बिना किसी समस्या के लगातार 4 सफलताओं का प्रयास कर सकता हूं। जियांग चेन ने समय का सदुपयोग करते हुए दूसरे दिव्य छिद्र को संघनित करना शुरू कर दिया। जब भी मैं दिव्य छिद्र का निर्माण करती हूं तो मेरा शरीर लगभग खाली हो जाता है। पर्याप्त संचय के बिना अतिभारित होना आसान है। सौभाग्य से चेन एयर के पास दिव्य नाड़ी है, इसलिए अभी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गाओ यू ने मन ही मन सोचा। उसने तुरंत फैंतू को बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक सामग्री लाने के लिए भेजा। दिव्य यात्रा क्षेत्र में साधना करना वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से महंगा है। युवा स्वामी ने पिछले कुछ दिनों में जितने योगदान अंक खर्च किए हैं, उनमें से लगभग आधे खत्म हो चुके हैं। फैंतू ने मन ही मन सोचा। फिर उससे राहत महसूस हुई। इतनी गंभीर बीमारी के साथ दिव्य यात्रा क्षेत्र से मिलने वाले लाभ भी बहुत अधिक थे। कुछ दिनों बाद जियांग चेन ने दूसरे दिव्य छिद्र को संघनित किया। जो व्यक्ति अभी अभी दिव्य यात्रा क्षेत्र का विशेषज्ञ बना था, उसके लिए इस समय यह अनुभूति ऐसी थी मानो उसकी छाती पर 2 धधकते सूरज लटके हुए हों। ली किन के साथ निर्णायक युद्ध होने में केवल 3 दिन शेष थे। मैं ताइजी पिल और तलवारबाजी का अभ्यास करता हूँ, साथ ही गोस्ट मॉनक्लिफ नामक उस चाल का भी। मैंने अपने लिए पवन शक्ति का एक निश्चित आधार भी अर्जित कर लिया है और मेरा स्तर आवश्यकताओं को पूरा करता है, इसलिए मैं उस रहस्यमय साधना तकनीक का अभ्यास कर सकता हूं और मुझे ली किन के उड़ने से डरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद मैं तलवारबाजी की तकनीकों और दिव्य ऊर्जा के बीच समन्वय का अभ्यास करूंगा। बाहरी लोगों की सोच के विपरीत जियांग चेन ने बिना किसी डर या घबराहट के व्यवस्थित तरीके से योजना बनाई। उन्हें केवल इस बात का अफसोस था कि वे तलवारबाजी की तकनीकों में और अधिक प्रगति नहीं कर सके, क्योंकि उनका तलवारबाजी का स्तर पहले से ही काफी ऊंचा था, जो कई पुराने वरिष्ठों से भी अधिक था। इसलिए उन्होंने इस अवधि के दौरान तलवारबाजी की कला में गहराई से अध्ययन नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वह ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था कि तलवार के इरादे से तलवार के दांव तक आगे बढ़ने के लिए ये केवल कठिन अभ्यास से हासिल नहीं किया जा सकता था। तलवारबाजी की कला अतुलनीय रूप से अद्भुत है और इसमें दिव्य शक्ति समाहित है। एक तलवारबाज का सबसे बड़ा लक्ष्य तलवारबाजी की कला में महारत हासिल करना होता है। हालांकि तलवार की यह अवस्था, तलवार का क्षेत्र, कुछ शर्तों को पूरा करके प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए विरासत या स्वसृजन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक स्वॉर्ड दाव का निर्माण शक्तिशाली तलवारबाजों द्वारा महान ज्ञान, महान दृढ़ता और महान अवसरों को एकत्रित करके किया जाता है।
जियांग चेन तलवारबाजी में माहिर है, लेकिन अपनी खुद की तलवारबाजी की विधा बनाने में उसे कम से कम दशकों लग जाएंगे। ये प्रतिभा की कमी नहीं, बल्कि दूरदर्शिता की कमी है। एक शक्तिशाली तलवार दांव के लिए यदि किसी के पास टोनटियन क्षेत्र से ऊपर की शक्ति नहीं है, तो वह इसकी दुनिया को नष्ट करने वाली दिव्य शक्ति का अनुभव नहीं कर सकता है, तो इसे कैसे बनाया जा सकता है? यदि स्वयं का सृजन संभव नहीं है, तो केवल विरासत ही शेष है। लेकिन जियांग चेन को विरासत कहाँ मिलेगी? संपूर्ण अग्नि क्षेत्र में केवल गुई तलवार संप्रदाय का गुई तलवार दांव ही है जो उनकी नींव है। पहले कहा गया था कि इसे जियांग चेन को सौंपा जा सकता है, बशर्ते वह गुई तलवार संप्रदाय में शामिल हो जाए। पवित्र क्षेत्र में 4 महान तलवार दांव हैं, जिनकी विरासत हजारों वर्षों तक फैली हुई है। इन्हें भावुक, वध, शाश्वत और तात्कालिक में विभाजित किया गया है। जब भी 4 महान तलवार दांव का कोई उत्तराधिकारी प्रकट होता है, तो वह पवित्र क्षेत्र में भारी अराजकता पैदा करता है। दुर्भाग्यवश तलवारबाजी की कला को केवल वंशानुक्रम के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है और इसे लिखा नहीं जा सकता। लिंग्युन हॉल में 4 महान तलवार दांव नहीं है। सटीक रूप से कहें तो इसमें कोई भी मार्शल आर्ट ग्रैंड दांव नहीं है, केवल वे लोग हैं जिनके पास मार्शल आर्ट ग्रैंड दांव है। अगर यह मेरे पिछले जन्म में होता इस समय, तो मेरे पिता मुझे 4 महान तलवार दांव का उत्तराधिकारी बनाने के लिए निश्चित रूप से कोई कसर नहीं छोड़ते, है ना? जियांग चेन ने मन ही मन सोचा। अध्याय 128 10 महान भूमि। उस रात जियांग चेन अपने कमरे में ही रहा। कल ली किन के साथ निर्णायक युद्ध था। उसने ली किन के उड़ने से निपटने के लिए गहन साधना तकनीक का अभ्यास किया था और उसके पास पूर्ण तलवार की शक्ति भी थी, इसलिए वह ज्यादा चिंतित नहीं था। हालांकि वह और अधिक प्रयास करना चाहता था। आखिरकार ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी, इसलिए उसे सतर्क रहना ही था। ली किन को मूल रूप से स्कूल से निष्कासित कर दिया जाना था और वह अपाहिज हो जाना चाहता था। चुनौती की शुरुआत मैंने ही की थी। इस लड़ाई में केवल जीत ही मेरे सच्चे दिल के अनुरूप है। इसी विचार के साथ जियांग चेन ने अपना ध्यान ताइजी पिल पर केंद्रित किया। यह मूल रूप से एक गहन साधना तकनीक थी जिसे केवल दिव्य यात्रा क्षेत्र में ही विकसित किया जा सकता था, और इसने पहले जियांग चेन की बहुत मदद की थी। लेकिन अब जियांग चेन को लगा कि यह उसके लिए उपयुक्त नहीं है, या यूं कहें कि यह उसकी तलवारबाजी के लिए सबसे उपयुक्त जगह नहीं थी। सर्पिलाकार दिव्य सार अपनी दोगुनी शक्ति के साथ कई दिव्य यात्रा क्षेत्र के साधकों का सपना था। जियांग चेन यह नहीं कह रहा था कि यह बुरा है, बल्कि यह कह रहा था कि उसकी तलवारबाजी के साथ इसका उपयोग करने पर इससे बेहतर विकल्प होना चाहिए। क्योंकि ताइजी पिल का उपयोग ब्लेड तकनीकों, मुक्केबाजी तकनीकों या यहां तक कि हथेली की तकनीकों के लिए भी किया जा सकता था, यह तलवार के लिए नहीं बनी थी। इसके विपरीत तलवार के लिए जन्मी एक गहन साधना तकनीक स्वाभाविक रूप से अधिक उपयुक्त होगी। जियांग चेन की स्मृति में ऐसी कई गहन साधना तकनीकें थीं और वह वर्तमान में एक विकल्प चुन रहा था। अचानक जियांग चेन ने देखा कि मेज पर रखी मोमबत्ती असामान्य रूप से मुड़ रही है और मेज के सामने एक आकृति प्रकट हुई। पंथ प्रमुख, जियांग चेन ने हैरानी से कहा। जो अचानक कहीं से भी प्रकट हो सकती थी, वह स्वाभाविक रूप से सु शियुई ही थी। उन्होंने काले रंग का चोला पहन लिया था, उनके नुकीले किनारे अब सामान्य हो गए थे और उनके सुंदर चेहरे पर मुस्कान थी। वह किसी कुलीन परिवार के असाधारण युवा गुरु की तरह दिखते थे, न कि किसी संप्रदाय के नेता की तरह। सु शियुई ने कुछ नहीं कहा, जियांग चेन के पास गई और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। अगले ही पल जियांग चेन की आंखों के सामने सब कुछ बहते पानी की तरह गायब हो गया और वह एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश कर गया। जब उसे होश आया तो वह चिक्सियाओ चोटी पर स्थित अपने कमरे से निकलकर एक पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश में पहुंच चुका था। उसके शरीर को एक अजीब सी शक्ति का सहारा प्राप्त था, जिसकी वजह से वह हवा में स्थिर खड़ा रह पा रहा था। जियांग चेन ने अनजाने में नीचे देखा और बुरी तरह चौंक गया। उसके पैरों के नीचे की जमीन में सचमुच एक अथाह खाई थी, एक खुले मुंह की तरह जो सब कुछ निगलने के लिए तैयार थी। इसके ऊपर खड़े होकर जियांग चेन को गहरी बेचैनी महसूस हुई। ये काला ड्रैगन रसातल है, सु शियुई की आवाज उसके पीछे से आए। ब्लैक ड्रैगन एबिस। बेचैनी दूर हो गई और जियांग चेन ने ध्यान से नीचे की ओर देखा, मानो उसकी आंखें अंधेरे को भेदने की कोशिश कर रही हों। पंथ प्रमुख, क्या आपने यह नहीं कहा था कि हम निर्णायक युद्ध के बाद आएंगे? क्या ऐसा हो सकता है? जियांग चेन के मन में एक संभावना आई। उसका मन उत्साहित हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर झटक दिया। अगर संप्रदाय प्रमुख का सचमुच ऐसा करने का इरादा था, तो वह खुद को बोझ बनकर साथ नहीं ले जाएगा। स्कूल में सब कहते हैं कि कल तुम्हारी मौत निश्चित है।
मैं तुम्हें आखिरी बार तुम्हारे पिता से मिलवाने लाई हूं, सु शियुई ने कहा। संप्रदाय का नेता। जियांग चेन ने उसे अवाक होकर देखा। क्या ये शब्द किसी संप्रदाय के नेता के मुंह से निकलते हैं? उसने तो ये भी सोचा कि कहीं सु शियुई ही संप्रदाय के असली नेता का पुत्र तो नहीं है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। लगता है आपको कल की ज्यादा चिंता नहीं है। सु शियुई मुस्कुराए और बोली, इसे कहते हैं उन्हें चौंका देना। ब्लैक ड्रैगन एबिस अग्नि क्षेत्र के 10 सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। अगर लोगों को मेरे आने की जानकारी होती और वे पहले से ही घात लगाकर बैठ जाते तो यह अच्छा नहीं होता। 10 सबसे खतरनाक जगहें। जियांग चेन सु शियुई की शक्ति को अच्छी तरह जानता था। अगर वह भी ब्लैक ड्रैगन एबिस को खतरनाक जगह कहता था तो इससे पता चलता था कि वह जगह कितनी खतरनाक थी। और उनके पिता को वहीं जेल में बंद कर दिया गया था। ये सोचकर जियांग चेन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। जियांग चेन की उलझन दूर करने के बाद सु शियुई ने अपनी उंगलियां चटकाईं और वे दोनों सीधे नीचे गिर पड़े। उनकी गति सामान्य मुक्त पतन के समान थी, लेकिन जियांग चेन को भारहीनता का कोई एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय वह पूरी तरह से स्थिर था। लगभग 10 मिनट बाद जियांग चेन ने ऊपर देखा और पाया कि उसके सिर के ऊपर का रात्रि आकाश केवल एक छोटा सा छेद था। ये काला ड्रैगन रसातल सचमुच बहुत गहरा है। जियांग चेन ने हैरानी से कहा। ध्यान से, सु शियुई ने कहा और उनकी गति धीमी हो गई। उनके चारों ओर एक चमक दिखाई दी जिससे पास की चट्टानी दीवारें रोशन हो गईं। तभी जियांग चेन ने नीचे ब्लैक ड्रैगन एबिस का नजारा देखा। धत्तेरी की। अचानक उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और क्रोध से उसकी आंखें फटी रह गईं। खड़ी चट्टान की दीवार पर किसी ने धारदार हथियार से 10 मीटर से भी कम चौड़ी एक चिकनी, ढलान वाली सतह काट दी थी। अंगूठे जितनी मोटी लोहे की जंजीरें चट्टान की दीवार में ठोकी गई थीं, जिनमें एक कैदी जकड़ा हुआ था जो न तो इंसान जैसा दिखता था और न ही भूत जैसा। बिल्कुल पट्टे से बंधे कुत्ते की तरह। पिता! जियांग चेन चिल्लाए और दौड़कर उस व्यक्ति को गले लगा लिया। गर्जन! हालांकि उस व्यक्ति ने कर्कश दहाड़ मारी और जियांग चेन पर झपटा। सौभाग्य से जंजीरें इतनी लंबी नहीं थीं, इसलिए वह सुरक्षित बच गया। जियांग चेन ने बिखरे बालों के नीचे का चेहरा देखा। वह जियांग किंग्यू नहीं था, वह उसका पिता नहीं था। इस हलचल के कारण एक श्रृंखला प्रतिक्रिया हुई और अन्य दिशाओं से भी जंजीरों के खड़कने की आवाजें आने लगीं। तभी जियांग चेन ने देखा कि चट्टान की दीवार पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ जंजीरों से जकड़े हुए लोग थे। जिन ढलानों पर वे थे उनमें से कुछ बहुत अधिक झुकी हुई थीं, जिसके कारण लोग नीचे की ओर फिसल रहे थे, फिर भी उनके हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। शांत हो जाओ, सु शियुई ने कहा। वह ये दृश्य सहन नहीं कर पा रही थी। फिर उसके पास जियांग चेन को सांत्वना देने का समय नहीं था। वह नीचे की ओर ऐसे घूर रहा था मानो किसी महान शत्रु का सामना कर रहा हो। किसी अज्ञात समय पर नीचे 2 विशाल आग के गोले चमक उठे और उन आग के गोलों के भीतर से आंखों की एक जोड़ी निकली। वे सचमुच आंखें थीं, जियांग चेन के शरीर से भी बड़ी आंखें। वे तेजी से उन दोनों की ओर दौड़े। तभी जियांग चेन ने एक चेहरा देखा और लगभग डर के मारे चीख पड़ी। एक अजगर। शून्य लोक में एक विशालकाय अजगर का शरीर कुंडली मारकर बैठा हुआ था, जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसके काले शल्क इस्पात की तरह चमक रहे थे। तो ब्लैक ड्रैगन एबिस में सचमुच एक ड्रैगन था। एक काला ड्रैगन। लिटिल ब्लैक, ज्यादा उत्साहित मत हो। हम जेल में मुलाकात करने आए हैं। यह एक जेल है, आप लोगों को मुलाकात करने से मना तो नहीं कर सकते, है ना? सु शियुई ने कहा। उसके शब्दों का असर हुआ। काला ड्रैगन ऊपर की ओर बढ़ना बंद कर दिया। क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप शायद कल के बाद ही आएंगे? काले ड्रैगन ने बात की। ड्रैगन की आवाज में गजब का आकर्षण था। न तो वह स्पष्ट रूप से पुरुष की थी और न ही स्त्री की, और उसमें एक गहरी गूंज थी। योजनाएं बदलती हैं, सु शियुई ने कहा। जल्दी करो। ब्लैक ड्रैगन ने और कुछ नहीं कहा और ब्लैक ड्रैगन रसातल की तलहटी में वापस चला गया। यह एक ड्रैगन आत्मा है। इसके ड्रैगन शरीर को 1000 साल पहले निंग परिवार के एक अद्वितीय विशेषज्ञ ने मार डाला था, जिसने इसकी आत्मा को छीनकर विभिन्न शक्तियों को रोकने के लिए इसे ब्लैक ड्रैगन रसातल में दबा दिया था। दुर्भाग्य से निंग परिवार महत्वाकांक्षी नहीं था। 1000 साल बीत गए और वे अभी भी अपनी पिछली शान पर जी रहे थे। जियांग चेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ड्रैगन वंश ने 500 साल पहले ही ड्रैगन लोक को बंद कर दिया था और दुनिया में कोई असली ड्रैगन नहीं बचा था। फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसे यहाँ बुराई का प्रतीक माने जाने वाला काला ड्रैगन दिखाई देगा। हालांकि वह केवल एक ड्रैगन स्पिरिट थी, फिर भी उसने उसे घुटन महसूस कराए। इसके तुरंत बाद दोनों नीचे की ओर बढ़ते रहे।
कुछ देर बाद एक अजीब सी हवा चलने लगी जिसकी आवाज तियांदाओ संप्रदाय की भूतिया शोक चट्टान से भी कहीं अधिक अप्रिय थी। यह न केवल अप्रिय था बल्कि इसमें भयावह विनाशकारी शक्ति भी थी जो लगातार आसपास की चमक पर दबाव डाल रही थी। इसे काली हवा कहा जाता है। इस गहराई में कैद लोग दिन रात यातना और पीड़ा झेलते हैं। यहाँ थे। इससे पहले कि जियांग चेन प्रतिक्रिया दे सके, सु शियुई ने फिर से बात की। सु शियुई की निगाहों का पीछा करते हुए उसने अपनी यादों से एक परिचित आकृति देखी। बिखरे हुए बाल, फटे पुराने कपड़े और कई ऐसे घाव जिनमें पहले से ही मवाद पड़ चुका था। बाकियों के विपरीत उसने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया था। वह 40 डिग्री से अधिक ढलान वाली एक चट्टानी सतह पर बैठा था। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं। किसी के आने का आभास होते ही उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जियांग चेन को देखा। चेना, अध्याय 129 अंतिम मुलाकात। जियांग किंग्यू 10,000 पहाड़ों से उभरा एक विलक्षण प्रतिभा का धनी व्यक्ति। किसी भी ताकत के समर्थन या संसाधनों की निरंतर आपूर्ति के बिना उन्होंने किंग्यून रैंकिंग में ऊपर चढ़ने और पूरे क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छाशक्ति पर भरोसा किया। हालांकि अपनी प्रसिद्धि के चरम पर पहुंचने के बाद उन्होंने 10,000 पहाड़ों में लौटने और परिवार बसाने का फैसला किया। अब जियांग चेन को पता चल गया था कि उसके पिता ने उसकी मां के शरीर में मौजूद जहर के कारण सारी प्रसिद्धि और धन दौलत त्याग दी थी। फिर भी उसी के कारण उसके पिता को नरक के समान एक अथाह खाई में कैद कर दिया गया था। बचपन से ही वह हमेशा यह मानता आया था कि उसके पिता स्वर्ग के सबसे महान व्यक्ति हैं। अपने पिता के साथ होने पर उसे किसी चीज का डर नहीं था, चाहे आसमान ही क्यों न गिर जाए। उनकी स्मृति में उनके पिता कभी इतने दयनीय और बदहाल नहीं थे जितने कि वे इस समय थे, सड़क पर भीख मांगने वाले की तरह दिख रहे थे। वह चिल्लाया और जियांग किंग्यू के आलिंगन में जा गिरा। क्या तुम सचमुच जियांग चेन हो? तुम अभी भी जीवित हो? ये तो अद्भुत है, सचमुच अद्भुत। स्वर्ग की भी आंखें हैं। जियांग किंग्यू की आंखों में आंसू भर आए और उसने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। ब्लैक ड्रैगन सिटी में हुई लड़ाई के बाद उसे तुरंत कैद कर लिया गया। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि फेंटू के साथ 10,000 पहाड़ों पर सफलतापूर्वक लौट आया था या नहीं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि जियांग चेन जीवित बचेगी या नहीं। दरअसल पूर्व जियांग चेन जीवित नहीं बचा, वर्तमान जियांग चेन ने इस शरीर, इसकी यादों और इसकी भावनाओं पर कब्जा कर लिया है। दोनों जन्मों की यादें निरंतर रूप से आपस में जुड़ती जा रही थीं और एक संपूर्ण स्मृति का रूप ले रही थीं। वह पवित्र क्षेत्र के लिंगयुन हॉल के स्वामी के पुत्र और नानफेंग रिज में जियांग परिवार के युवा स्वामी दोनों थे। अचानक जियांग चेन ने चिक्सियाओ तलवार निकाली और दीवार पर लगी लोहे की जंजीरों पर प्रहार किया। एक तीखी आवाज के साथ प्रहार सहते ही जंजीरों के अंदर से बाहर की ओर सुनहरे प्रतीक प्रकट हुए, जिससे तलवार का वार बेअसर हो गया। इसके बजाय जिनके अंग बंधे हुए थे, जियांग किंग्यू ने दर्द भरी कराह निकाली। जियांग चेन असमंजस में थी। उसे अपराधबोध और बेचैनी दोनों महसूस हो रही थी। कोई बात नहीं, जियांग चेन। जियांग किंग्यू पसीने से तरबतर था, लेकिन फिर भी उसने उसके लिए जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। जियांग चेन ने दांत पीसते हुए संप्रदाय प्रमुख सु की ओर मुंह करके कहा, संप्रदाय प्रमुख, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे पिता को रिहा कर दें। मैं आपकी इस दयालुता का सदा आभारी रहूंगा और इसका प्रतिफल अवश्य दूंगा। संप्रदाय के नेता सु ने कुछ नहीं कहा। वे असहाय भाव से ब्लैक ड्रैगन रसातल की ओर नीचे देख रहे थे। जियांग चेन, दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा मत करो। जियांग किंग्यू ने कहा, संप्रदाय प्रमुख सु, मुझे एक बार आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। क्या मेरा बेटा तियांदाओ संप्रदाय में शामिल हो गया है? जी हाँ, जियांग चेन पहले से ही स्कूल का आंतरिक संप्रदाय शिष्य है और उसने असाधारण प्रदर्शन किया है। वह कम उम्र में ही दिव्य यात्रा क्षेत्र में पहुंच चुका है, इसीलिए मैं उसे आपसे मिलवाने लाया हूं, संप्रदाय प्रमुख सु ने उत्तर दिया। क्या सच में? बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे। जब मैं दिव्य यात्रा क्षेत्र में पहुंचा था तब मैं जितना जवान था, यह उससे भी छोटा है। जियांग किंग्यू बेहद खुश थी और उसने जियांग चेन के कंधे पर जोर से थपथपाया। वैसे आपकी माँ कैसी है? नानफेंग रिज कैसा है? जियांग चेन ने इस दौरान घटी घटनाओं का ब्यौरा दिया, लेकिन उन्होंने गांव युए को जहर दिए जाने का जिक्र नहीं किया, क्योंकि जियांग किंग्यू की चिंता और पीड़ा को बढ़ाना जरूरी नहीं था। तुमने कष्ट सहा है। जियांग किंग्यू शर्मिंदा दिख रहा था। हालांकि जियांग चेन का विवरण स्पष्ट था, लेकिन वह जानता था कि नानफेंग रिज को आज तक बनाए रखना कितना मुश्किल रहा है। मैंने अपना पूरा ध्यान साधना पर केंद्रित किया और सत्ता संघर्षों में शामिल नहीं हुआ। अगर मुझे ये पहले से पता होता तो मैंने 10,000 पहाड़ों को एकजुट कर लिया होता
और 3 गुट हम पर हमला नहीं कर रहे होते, जियांग किंग्यू ने कहा। तुरंत ही जियांग चेन ने जियांग किंग्यू की बाहरी चोटों का इलाज शुरू कर दिया। ब्लैक ड्रैगन सिटी में हुई लड़ाई के दौरान उन्हें ये सभी चोटें आई थीं और ब्लैक ड्रैगन एबिस में कैद होने के बाद उनका कोई इलाज नहीं हुआ था। क्या अद्भुत चिकित्सा कौशल है! वह सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा जिसने तुम्हें अपना शिष्य बनाया, वह अवश्य ही असाधारण व्यक्ति होगा। मेरा बेटा तो सौभाग्यशाली है, जियांग किंग्यू ने उत्साह से कहा। जी हाँ, और पिताजी, मेरी दिव्य नारी ठीक हो गई है। निंग परिवार के उन कमीनों ने इसे छीनने में सफलता नहीं पाई और निंग हाओटिन के शरीर में मौजूद दिव्य नारी गायब हो रही है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जियांग किंग्यू अत्यधिक प्रसन्न था। लगातार मिल रही अच्छी खबरों से उसे ऐसा लग रहा था मानो वह सपना देख रहा हो। इसी क्षण ब्लैक ड्रैगन रसातल की गहराई से एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। जियांग चेन, जल्दी करो, संप्रदाय के नेता सू ने कहा। क्या इतना संक्षिप्त? जियांग चेन को अभी भी 1000 बातें कहनी थीं, लेकिन उसे इतनी जल्दी जाने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि संप्रदाय के नेता ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। वह जियांग किंग्यू के सामने घुटने टेक कर बोला, पिताजी, मैं आपको अवश्य बचाऊंगा। कृपया निश्चिंत रहें। हाँ, लेकिन ज्यादा काम का बोझ मत लेना। अपने शरीर का ख्याल रखना। रुको, मैं तुम्हारी माँ को एक पत्र लिखती हूँ। क्या तुम्हारे पास कलम और कागज है? जियांग किंग्यू ने पूछा। जी हाँ, जी हाँ। जियांग चेन ने झटपट एक ब्रश, स्याही और सफेद कागज निकाला। हालांकि इस कार्रवाई से काला ड्रैगन अप्रसन्न हो गया। काली हवा ने उग्रता से दहाड़ मारी, जिससे पत्थर की दीवार से लगातार चट्टानें गिरने लगीं। धिक्कार है इस दरिंदे पर, जियांग चेन ने मन ही मन कोसते हुए कहा। लिटिल ब्लैक, तुम इतनी छोटी सोच वाली क्यों हो? वे एक दूसरे से इतने लंबे समय से नहीं मिले हैं। मैं उसे यहाँ जल्दी में लेकर आए और उसकी माँ का संदेश भी नहीं लाए। अगर यह बच्चा बिना जवाब दिए लौट जाता है तो उसकी माँ कितनी दुखी होगी। संप्रदाय के नेता सू ने जियांग चेन को आंख मारी और नीचे की ओर उड़ गए। काला ड्रैगन बेहद अनिच्छुक था। काली हवा तेज हो गई और खाई नरक से अविभाज्य हो गई। जियांग किंग्यू ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और जल्दी से कागज और कलम लेकर लिखने लगी। पत्र लिखने के बाद उसने वह पत्र जियांग चेन को सौंपते हुए कहा, यह पत्र अपनी माँ को दे देना। ठीक है पिताजी। अच्छा नहीं है, लिटिल ब्लैक नखरे दिखा रहा है, जल्दी जाओ। संप्रदाय प्रमुख सू अचानक ऊपर की ओर उड़े, जियांग चेन का कंधा पकड़ा और ऊपर चढ़ने लगे। जियांग चेन को नीचे देखने की जरूरत नहीं थी। उसे नीचे से एक झुलसा देने वाली ची ऊर्जा का प्रवाह महसूस हो रहा था, जो कॉस्मोस प्रोफाउंड फायर लैंप से कहीं अधिक भयानक था। यह ड्रैगन ब्रीथ था। सौभाग्यवश दोनों समय रहते ब्लैक ड्रैगन रसातल से बच निकले। ड्रैगन की सांस मुड़ नहीं सकी, सीधे बाहर निकली, आकाश की ओर जलती हुई गई और आसपास के 10,000 लीग क्षेत्र को रोशन कर दिया। पिताजी, जियांग चेन बहुत चिंतित था। चिंता मत करो, ड्रैगन ब्रीथ नीचे कैद लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। चलो वापस चलते हैं, ब्लैक ड्रैगन सिटी के लोग यहाँ हैं। संप्रदाय के नेता सू ने उन्हें सांत्वना दी, फिर जियांग चेन के साथ वहां से चले गए। उनके जाने के कुछ ही समय बाद 2 शक्तिशाली ची ब्लैक ड्रैगन रसातल में उतरे। वे 2 विचित्र बुजुर्ग थे, जिन्होंने वस्त्र धारण किए हुए थे, एक काला और दूसरा सफेद, जिनके बाल उनके कपड़ों के रंग के विपरीत थे। वे एक साथ खड़े थे, जो विशेष रूप से प्रभावशाली लग रहा था। दोनों ब्लैक ड्रैगन रसातल में उतर गए और उनकी संवाद की आवाजें उनका पीछा करती रहीं। ब्लैक ड्रैगन, जो अभी अभी यहाँ था। संप्रदाय नेता सू, जियांग चेन यहाँ जियांग किंग्यू को देखने के लिए। उन्होंने जियांग किंग्यू से क्या कहा? धिक्कार है, तुमने किसी को चिट्ठी बाहर ले जाने दी। तुम्हारा क्या फायदा? काले और सफेद रंग के बुजुर्गों की पूछताछ के दौरान काले ड्रैगन ने अचानक दर्द, अनिच्छा और गहरी लाचारी से भरी एक दहाड़ लगाई। वह काला अजगर जिसने दूसरों को कैद किया था, वह स्वयं भी एक कैदी था जो खाई के नीचे कैद था। जियांग किंग्यू, तुम इस जीवन में कभी बच नहीं पाओगे। तुमने मेरे कुल के इतने सारे भाइयों को मार डाला, और मेरे भतीजे, वे सब तुम्हारी तलवार से मारे गए। काले और सफेद रंग के बुजुर्गों ने अपना क्रोध प्रकट करने के बाद जियांग किंग्यू के सामने आए, लेकिन पत्थर की दीवार के दूसरी तरफ जियांग किंग्यू से काफी दूर खड़े हो गए। अगर तुम्हें इतना ही बदला चाहिए तो इधर आ जाओ। जियांग किंग्यू ने उपहास किया और एक तीव्र तलवार ऊर्जा, जिसे वह जियांग चेन के सामने प्रदर्शित नहीं करेगा, बाहर निकली। वूश! उसी समय जियांग किंग्यू ने अपनी कलाई झटक दी और बिजली की तरह एक लेखन ब्रश बाहर निकल आया। अच्छा नहीं है,
दोनों बुजुर्ग बेहद घबरा गए और तुरंत ऊपर चढ़ गए, लेकिन ब्रश हवा में ही एक दिव्य तलवार में बदल गया, जिसने पत्थर की दीवार में एक गहरा छेद कर दिया। ये दोनों ही व्यक्ति टोंटियन क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा थे, फिर भी जियांग किंग्यू ने अपनी वर्तमान स्थिति में तलवार के एक ही वार से उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। हा 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 हा। दोनों बुजुर्गों को इस विकट स्थिति में देखकर जियांग किंग्यू जोर से हंस पड़ी। अहंकारी मत बनो। कुछ समय बाद जब तुम्हारी शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी तो तुम भी उन अन्य लोगों की तरह यहाँ एक मरे हुए कुत्ते की तरह बंधे रहोगे। आप यहाँ ठीक नहीं हो सकते, आप जितनी भी ऊर्जा खर्च करेंगे वह आपको कमजोर ही करेगी। मेरा बेटा मुझे बचाने आएगा। उनकी बातों का सामना करते हुए जियांग किंग्यू ने उदासीनता से कहा। हा 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 हा, तुम्हारा बेटा कल तक जीवित नहीं रहेगा। क्या? जियांग किंग्यू के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। क्या आपके बेटे ने आपको नहीं बताया? वह कल एक शक्तिशाली शत्रु को चुनौती देने जा रहा है। संप्रदाय प्रमुख सू उसे आखिरी बार आपसे मिलने लाए हैं। हालांकि जियांग किंग्यू को झटका लगा, लेकिन उसे राहत भी मिली। ये जानकर राहत मिली कि उसने पत्र लिख दिया था। लेखक का नोट, कल असली मुकाबला है। ये निश्चित रूप से रोमांचक होगा। साथ ही आज के पुरस्कारों और सभी के वोटों के लिए ग्रीन बैम्बू एंटर्स द पाथ, ग्रीन रटन ब्लूम्स अन्यू, गेट्स अप आफ्टर फॉलिंग डाउन और लॉस्ट ड्रीम लवर को धन्यवाद। हर दिन इतने सारे लोगों का समर्थन पाकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। मैं वादा करता हूं कि इस किताब को बेहतरीन तरीके से लिखने के लिए मैं अपनी पूरी ऊर्जा लगा दूंगा। अध्याय 130 अमर तलवार। जियांग चेन चिक्सियाओ चोटी पर लौट आया और तब तक भोर हो चुकी थी। चाहे जो भी हो, वे नींद न आने के कारण पहले ही जल्दी उठ चुके थे। आज जियांग चेन का ली किन के साथ निर्णायक युद्ध होगा, एक ऐसा युद्ध जो मौत तक चलेगा। क्योंकि जियांग चेन बेहद कमजोर स्थिति में था, इसलिए वेन शिन और अन्य लोग बहुत चिंतित थे और पिछले कुछ दिनों से उन्हें खाने पीने की भी कमी थी। जियांग चेन गाओ यू के कमरे में गई और पाया कि वह पहले से ही जाग चुकी थी। खिड़की के पास बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी, उसकी भौहें उदासी से भरी हुई थीं। जब तक जियांग चेन उसके पास नहीं आया तब तक उसने उसे देखा ही नहीं। जियांग चेन, क्या हुआ? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, क्या तुमने नींद नहीं ली? जियांग चेन की हालत देखकर गाओ यू ने चिंता से पूछा। माँ, ये पिताजी का पत्र है जो उन्होंने आपको लिखा है। अभी अभी संप्रदाय प्रमुख मुझे ब्लैक ड्रैगन एबिस ले गए हैं। जियांग चेन अभी तक अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाया था। अपने पिता को ऐसी जगह कैद किए जाने के बारे में सोचकर उसका दिल काफी देर तक शांत नहीं हो पा रहा था। किंग्यू का पत्र। गाओ युए को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने चिट्ठी का कागज झट से उठाया और कुछ नजरें डालने के बाद उत्साह से बोली, ये तो वाकई तुम्हारे पिताजी की लिखावट है। इसे पढ़ने के बाद गाओ यू रोई और हंसी। पत्र के पन्ने को अपने सीने से लगाए हुए उसकी आंखों में गहरी तड़प झलक रही थी। तुरंत ही उसने जियांग चेन की ओर देखा और पूछा, क्या आप जानते हैं कि संप्रदाय प्रमुख आपको ब्लैक ड्रैगन एबिस में क्यों ले जा रहे हैं? मुझे नहीं पता। क्या कुछ गड़बड़ है? जियांग चेन ने अभी इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। उसने कहा, मुझे लगता है कि यह वैसा ही होना चाहिए जैसा उसने कहा था। उसे चिंता थी कि मैं ली किन के हाथों मारा जाऊंगा और पिता को आखिरी बार नहीं देख पाऊंगा। अरे अरे अरे, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा बेटा नहीं मरेगा। गाओ युए ने उसे नाराजगी भरी नजर से देखा। किसी कारणवश उसकी पहले वाली उदासी गायब हो गई और उसने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे संप्रदाय के गुरु ने तुम्हारी बहुत मदद की है। तुम्हें इस पत्र के हर शब्द को ध्यान से समझना होगा। ये सुनकर जियांग चेन ने पत्र का कागज उठाया और उस पर लिखे काले अक्षरों को देखा। क्योंकि वह पहले से ही खराब मूड में था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया था। गाओ यू के इसका जिक्र करने के बाद उसे एहसास हुआ कि सफेद कागज पर लिखे हर अक्षर में एक विशाल और गहन तलवार की भावना समाहित है, जो लगातार उसके दिमाग में प्रवाहित हो रही है। हालांकि जियांग चेन पहले ही पूर्ण तलवार इरादे को प्राप्त कर चुका था, और वही तलवार इरादा संचित या ढेर नहीं होगा। लेकिन लगभग 100 अक्षरों में निहित तलवार की भावना को समझने के बाद जियांग चेन को ऐसा लगा जैसे उसके लिए एक नई दुनिया का द्वार खुल गया हो। पता चला कि प्रत्येक पात्र की तलवार की प्रवृत्ति एक पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा थी, और पूरी तरह से जुड़ने के बाद पूरी तस्वीर सामने आई। यही है स्वॉर्ड दाओ। जियांग चेन आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था, उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसने उत्साह से कहा, तलवार दाओ, तलवार दाओ, मैं तलवार दाओ का उत्तराधिकारी बन गया हूँ। यद्यपि तुम्हारे पिता संघर्ष से पीछे हट गए थे, लेकिन उन्होंने चुपचाप घर पर तलवारबाजी का अभ्यास किया। यही कारण है कि पूरा ब्लैक ड्रैगन सिटी उन्हें दबा नहीं सका।
उन्हें शाही राजवंश के महान सेनापति को आमंत्रित करना पड़ा और फिर निंग परिवार के संसाधनों का उपयोग करके तुम्हारे पिता की ऊर्जा को समाप्त करना पड़ा, उसके बाद ही उन्हें वश में किया जा सका, गाओ यू ने कहा। क्या पिता की तलवार दाव पद्धति स्वर्गीय पवन ताओवाद से ली गई है? जियांग चेन ने पूछा। नहीं, अगर यह हेवनली विंड ताओइस्ट का होता तो तुम्हारे पिता तुम्हें बिना अनुमति लिए नहीं देते, भले ही तुम उनके बेटे हो। ये तलवार धार उन्होंने एक विशेष खंडहर से प्राप्त की थी। इसे अमर तलवार दाव कहा जाता है। जियांग चेन के समक्ष मौजूद तलवार दाव पवित्र क्षेत्र के 4 महान तलवार दाव में से एक नहीं था। हालांकि नाम से अंदाजा लगाया जाए तो ये बहुत शक्तिशाली प्रतीत होता था। अमर तलवार दाव, मुझे आश्चर्य है कि 4 महान तलवार दाव में से शाश्वत तलवार दाव के साथ इसका क्या संबंध है। कुछ ही समय बाद भोर हो गई और सब कुछ जाग उठा। तियानदाओ संप्रदाय में एक के बाद एक कई उड़ने वाले उपकरण पहुंचे, जिनमें विशालकाय जहाज टावर जहाज भी शामिल थे। तियान युवान तलवार के शिष्य झेंग हे मिलने आते हैं। फेंगुओ अकादमी के सच्चे शिष्य तांग झेंग डीन की ओर से महान संप्रदाय के गुरुसु को शुभकामनाएं देते हैं। ताइजू गेट के शिष्य वुयोंग तियानदाओ संप्रदाय के तौर तरीकों का अनुभव करने आते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। फायर डोमेन से एक के बाद एक कई प्रसिद्ध हस्तियां आने लगीं। बाहरी लोग तियानदाओ संप्रदाय में अपनी मर्जी से प्रवेश नहीं कर सकते थे, उन्हें प्रवेश की अनुमति मिलने से पहले अपनी पहचान बतानी होती थी और एक अस्थायी टोकन प्राप्त करना होता था। तियानदाओ संप्रदाय के शिष्यों को पता था कि आज का दिन चहल पहल भरा होगा, लेकिन फिर भी वे हैरान रह गए। इनमें से कई लोग अग्नि लोक के प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उदाहरण के लिए शिन्हुओ रैंकिंग में 56वें स्थान पर रहने वाले ताइजूगेट के वुयोंग एक असाधारण व्यक्ति थे। हालांकि आने वाले अधिकांश लोग डिवाइन ट्रैवल दायरे के युवा थे, टोंगटियन दायरे के शक्तिशाली लोग 2 कनिष्ठों के लिए प्रकट नहीं होंगे। तियानदाओ संप्रदाय के कुछ उत्कृष्ट शिष्यों की भी काफी ख्याति थी। वे आने वाले प्रतिभाशाली लोगों के साथ सक्रिय रूप से घुल-मिल रहे थे और ईर्ष्यालु निगाहों को आकर्षित कर रहे थे। उनके द्वारा परिचय कराए गए अन्य शिष्य भी उत्साहित थे, विशेषकर शिन्हुओ रैंकिंग के शीर्ष 100 में शामिल हस्तियों से मिलने पर। बेशक इसका यह मतलब नहीं था कि तियानदाओ संप्रदाय में कोई नहीं था। शिन्हुओ रैंकिंग के शीर्ष 10 में से 2 तियानदाओ संप्रदाय के शिष्य थे। एक का नाम निंग हाओटियन था और दूसरे का नाम ली जुएर था। फ्लोइंग क्लाउड पीक पर लीकिन छत में एक बड़े छेद वाले कमरे में शांति से बैठी प्रतीक्षा कर रही थी। स्कूल ने फ्लोइंग क्लाउड पीक को युद्ध क्षेत्र के रूप में नामित किया था क्योंकि पूरी पर्वत चोटी बर्बाद हो चुकी थी और आध्यात्मिक ऊर्जा दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी, इसलिए उन्होंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। 3 महीनों में लीकिन अपनी चोटों से पूरी तरह उबर चुकी थी, उसकी अवधारणा में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी और उसकी ताकत अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले हुआ करती थी। जियांग चेन, तुम्हें मुझे 3 महीने नहीं देने चाहिए थे। लीकिन ने फ्लोइंग क्लाउड पीक पर जमा लोगों की ओर देखा और मन ही मन सोचा, भाई, इतने सारे लोगों के सामने मैं तुम्हारा बदला लूंगा। एक बार जब वह तियानदाओ संप्रदाय और अपने परिवार का संरक्षण खो देगा तो मैं उसे जल्द ही नष्ट कर दूंगा, खासकर उस गांव युवे को। ताइजू गेट के शिष्य वुयोन के जहाज पर दिव्य यात्रा क्षेत्र में एक तियानदाओ संप्रदाय का शिष्य सवार हुआ। वह तांग के थे जो स्वर्गीय रैंकिंग में 9वें स्थान पर थे। वह 10 साल से अधिक समय से एक सच्चे शिष्य थे और शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देते थे, लेकिन आज वह इस निर्णायक लड़ाई के लिए उपस्थित हुए क्योंकि वह देखना चाहता था कि लीकिन में कितना सुधार हुआ है। जियांग चेन को मारने के बाद लीकिन निश्चित रूप से उसे चुनौती देगा। स्वर्गीय रैंकिंग में प्रत्येक प्राप्त रैंक के लिए पुरस्कार 2 गुना हो जाता था। भाई तांग, बहुत दिनों बाद मिले। आज के निर्णायक युद्ध के बारे में आपका क्या विचार है? वो योंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह जियांग चेन तो बस बंजर भूमि से आया एक नया रईस है जो अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल करके मनमानी कर रहा है और विद्यालय में अशांति फैला रहा है। वह आज लीकिन के हाथों अवश्य मारा जाएगा। जियांग चेन के बारे में बोलते हुए तांके के मन में घोर तिरस्कार झलक रहा था। उन्होंने आगे कहा, मैं लीकिन को देख रहा हूं। जब तक वह कोई असाधारण प्रतिभा न हो, दिव्य यात्रा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। जियांग चेन की तो बात ही छोड़िए। ऐसा लगता है कि यह लड़ाई बहुत ही नीरस होने वाली है। ये सुनकर वू योंग थोड़ा निराश हो गया। शुरू में तो दोनों पक्षों की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। इतने सारे लोगों के आने का कारण जियांग चेन की दिव्य नारी है, लेकिन दिव्य नारी कोई असाधारण शक्ति नहीं है। अगर ये दिव्य नारी निंग हाओटियन के पास होती तो ब्लैक ड्रैगन सिटी के संसाधनों और आधारभूत संरचना के साथ इसका पूरा उपयोग किया जा सकता था।
कितना अफसोस की बात है, तानके ने खेद व्यक्त करते हुए कहा। वू यून ने अनन्य की मुद्रा में मुस्कुराया। अचानक उसने फ्लोइंग क्लाउड पीक की दूसरी ओर देखा, जहां एक खूबसूरत फूलों से सजी नाव आ रही थी। फूलों की नाव के डेक पर बैठी सभी महिला शिशाएं फूलों की तरह सुंदर थीं। उनमें से एक व्यक्ति, जिसने सफेद वस्त्र पहने हुए थे, ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जेड मेडन पीक की सीनियर सिस्टर ली जुएर भी यहाँ है। भीड़ खुशी से झूम उठी। ली जुएर ब्यूटी रैंकिंग में पहले नंबर पर। वो यून थोड़ा बेचैन होकर बुदबुदाया। वह पास जाना तो चाहता था, लेकिन अचानक होने से डर रहा था। उसने कहा, भाई तांग, आप मेरे सह शिष्य हैं, क्या आप मेरा परिचय करवा सकते हैं? ये सीनियर सिस्टरली स्कूल में सिर्फ महिलाओं से ही बातचीत करती हैं, तानके ने मुश्किल से कहा। ली जुएर का प्रकट होना दर्शकों के लिए एक अप्रत्याशित आश्चर्य था। वे सभी सौंदर्य रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहने वाली इस शख्सियत की खूबसूरती को देखने के लिए उत्सुक थे। दुर्भाग्यवश ली जुएर ने घूंघट ओढ़ रखा था, जिससे दैवीय चेतना भी भेद नहीं पा रही थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वीके स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।